I cleared alhamdulillah. So वो मेरा clear हुआ है 2021 में, after a year. और उसके बाद this year I'm planning to give the OSCE, which is the Pharmacist Qualifying Exam Part 2, inshallah in November. So ये जो exam का process है, it's time taking. तो इसको step by step लेके चलते हैं. Let's begin with the slides. राफे मुझे slides share करते हैं. Okay. अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये प्रोसेस जो है सारा डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन से स्टार्ट होता है. नहीं, इसका स्टेप 1 हमेशा फार्मासिस्ट गेटवे ऑफ कनाडा है. ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स इट्स अ गेटवे, इट लेट्स यू एंटर इनटू द सिस्टम. तो बिल्कुल पहला स्टेप होता है, एक वेबसाइट है फार्मासिस्ट गेटवे ऑफ कनाडा की, उस पे आपने लॉग इन करके और अपना अकाउंट आप बनाएंगे. ठीक है, अकाउंट में अपनी जनरल इंफॉर्मेशन, आपका नेम, आप कब ग्रेजुएट हुए थे, जो भी इनके इनिशियल क्वेश्चंस हैं, अपना आपने कंप्लीट अकाउंट बना के और एक ईमेल आईडी, पासवर्ड एक सेट कर लिया. अब सबसे मुझे लगता है क्रूशियल बात ये है कि ये डिटेल्स जो है अकाउंट की, ये बहुत संभाल के रखें. रीजन उसका ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक इट्स इजी टू डू द फॉरगेट पासवर्ड थिंग इफ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन. लेकिन जब आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, आपको मिल जाता है अनदर पासवर्ड, बट दे टेक यू थ्रू अनदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. उनको मेक श्योर करना होता है कि यू आर द वन ट्राइंग टू लॉग इन, और वो एक नए सिरे से आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अक्सर तौर पे स्टार्ट कर देते हैं. मेरे साथ भी हो चुका है. इसलिए कीप इट सेव समवेयर इन गूगल कीप्स और व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हैं. तो मेक श्योर यू हैव योर अकाउंट डिटेल्स. ठीक है, आपने अकाउंट लॉग इन किया, उसके बाद आपने उसकी फीस पे करनी होगी, विच इज 384 कैनेडियन डॉलर्स. और उसके बाद जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, दे आर गोना सेंड यू एन ईमेल गिविंग यू योर मेन PEBC आईडी. तो PEBC आईडी को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं, उसको कैंडिडेट नंबर भी कह सकते हैं. इट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स. ठीक है, ये आईडी आपकी आइडेंटिफिकेशन है, एंड दिस विल स्टे विद यू till the end. Like अभी भी अगर मुझे for example PEBC को email करके कोई query है, कोई question है, तो in the subject bar I have to write down this identification number. Otherwise they wouldn't know who I am, right? तो it's like NIC number consider कर लें इसको. ठीक है, तो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद जब आपको अपना PEBC ID मिल गया, now you're ready to start the process. और इस पॉइंट के बाद आपकी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की बारी आ जाती है. ठीक है, राफे नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ठीक है, अब आता है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस. ये प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी इस सेंस में कह सकते हैं कि इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी डेलिकेट होती है, बट द प्रोसेस ऑन इट्स ओन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ मैंने अपनी इवैल्यूएशन आई थिंक 4 years पहले करवाई थी, सो अब थोड़ा सा अपडेट हो गया है प्रोसेस, बट स्टिल प्रीटी मच द सेम. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैलिडिटी जो होती है इट्स 5 years. सो दैट मीन्स दैट once your evaluation is complete, आपके पास 5 साल का अरसा है कि इसमें आपने अपना फर्स्ट एग्जाम विच इज द डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन एग्जाम अटेम्प्ट कर लेना है. अगर आप नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी इमिग्रेशन इन प्रोसेस है या आप अब तक स्टार्ट नहीं कर पाए, कोई भी रीजन की वजह से अगर ये टाइमलाइन गुजर गया तो ये एक्सपायर हो जाता है, और फिर पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, और फिर ऑल द वे अगेन आपको स्टार्ट करना पड़ता है. PEBC आईडी आपकी रहती है, वो नहीं एक्सपायर होती, वो एक वन टाइम थिंग है. लेकिन दिस वन कैन एक्सपायर, सो मेक श्योर यू डू दिस ओनली व्हेन यू थिंक यू आर रेडी टू अटेम्प्ट द एग्जाम इन द नेक्स्ट प्रोबेबली 1 year or 2 years, मे बी दैट्स ओके टू. ठीक है, लेकिन अगर बहुत अरसा आपको लग रहा है कि टाइम है, अभी इवैल्यूएशन तो अभी एट सम पॉइंट देना है, फिर अभी ना करवाएं, होल्ड ऑन इट. ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया. अब इसका जो प्रोसेस है, अब इसमें 2 चीजें ऐड हो रही हैं. फर्स्ट है कि इसमें आपने जो एक पोर्टल बनाना है. ठीक है, पोर्टल इज अ न्यू थिंग, दे इंट्रोड्यूस्ड इट आई थिंक इन 2021 राइट व्हेन द कोविड हिट. उस पॉइंट पे इन्होंने इनिशिएट किया था कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने का एक इजी एक्सेस मिल जाता है PEBC के साथ. तो उसमें क्या होता है कि आपने PEBC.ca की वेबसाइट है, मैंने लिंक्स साथ में अटैच किए हुए हैं राफे, इफ यू वांट यू कैन फॉरवर्ड देम टू द ग्रुप. ठीक है, और इसमें आपने PEBC.ca की वेबसाइट पे ओपन करके अपना अकाउंट बनाया. इस अकाउंट में आपने वही सारी जो भी डिटेल्स वो मांगेंगे, नेम, एड्रेस, PEBC आईडी यहाँ मांगते हैं.
सो दैट्स व्हाई आई से कि जब कोई लोग इससे स्टार्ट करते हैं दे गेट कंफ्यूज्ड कि पीबीसी आईडी ये क्या है, ये तो हमारे पास है ही नहीं. So that's why you need the pharmacist gateway first. ठीक है. तो इसके बाद आपने एंटर करके अपनी डिटेल्स, आपका अकाउंट बन गया. दिस इज योर पोर्टल अकाउंट. अब इस अकाउंट पे आपके सारे, जब भी कभी कोई रिजल्ट आएगा वो भी इसमें अपलोड हो जाएगा, या उनको आपसे कोई कांटेक्ट करना है ईमेल तो करेंगे, साथ में इसमें भी अपलोड कर देंगे. ठीक है. इट्स लाइक योर ओन पर्सनल अकाउंट, ईमेल अकाउंट कह सकते हैं एक तरीके से इसको. ठीक है. तो इसमें इसके बाद आप इसमें इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की एप्लीकेशन का. जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, वहां पे आपको उसमें भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और साथ में आपको पेपर एप्लीकेशन भी करनी है. ठीक है. तो व्हाट आई बिलीव इज, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उस स्टेप पे गुजर चुकी हूँ, तो अब वो मुझे पोर्टल वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट ऑलरेडी. तो आई थिंक जो कोई भी अगर इसको सिलेक्ट करेगा तो फिर वो उसमें एडमिशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों फॉर्म्स डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा. वंस यू पे देयर फी यू कैन डाउनलोड देयर फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म फी से पहले अब नहीं डाउनलोड कर सकते. ये पेपर टाइम पे भी था. वो पीबीसी की वेबसाइट पे जब आपने डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन फॉर्म को सिलेक्ट किया तो दे वोंट लेट यू डाउनलोड अंटिल यू पे द फी. ठीक है. तो द फी फॉर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन इज $695 Canadian. ठीक है. I know, pretty expensive, but whatever. Okay, तो पेपर आपने जब फॉर्म आपके हाथ में आ गया, now begins your paper application process. ठीक है. तो आई होप ये बात सबको क्लियर होगी. Now the mic is mute, nobody can communicate. राफे, 1 मिनट पूछ लें कि इस पॉइंट तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे. ओके, सो आप सबके जितने भी क्वेश्चंस हैं दे वुड बी आंसर्ड एट द एंड ऑफ द मीटिंग, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों को अगर क्वेश्चंस हैं तो पुट देम इन द चैट बॉक्स, ताकि तुलू भी उन्हें देख सकें, एंड देन वो उनको आंसर कर देंगी व्हेन द ठीक स्पेसिफिक है. पार्ट्स कम इन. या बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है. ओके. तो पोर्टल एप्लीकेशन बनाने के बाद उसके बाद आपका जब पेपर एप्लीकेशन की बारी आती है तो उसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है. ठीक है. वो आपने प्रिंट किया, उसमें अपनी डिटेल्स मेंशन की. वो उसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप पेन से भी लिख सकते हैं, आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं. और ये भी अक्सर तौर पे कंफ्यूजन आती है कि कहीं वो तो नहीं कर देंगे, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे अगर पेन से लिखें. अ लॉट ऑफ टाइम्स दे रिक्वायर यू टू एक्चुअली प्रिंट द फॉर्म लाइक प्रिंटेड कंप्यूटर में, लेकिन इट्स नॉट द केस हियर. यू कैन यूज योर पेन, इट्स फाइन. ठीक है. अच्छा, जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिनिश किया है, उसके साथ 2 से 3 चीजें अटैच होती हैं. सो लेट्स अज्यूम आपके पास 3 एनवेलप्स हैं. ठीक है. इट्स द इजीएस्ट वे टू पोर्ट्रे. उन 3 एनवेलप्स में फर्स्ट एनवेलप वो है जो आप खुद सेंड कर रहे हैं विद योर ओन एड्रेस. ठीक है. सेंडर्स एड्रेस में आपका अपना घर का एड्रेस आएगा. सेकेंड एनवेलप में आपकी जाती है ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट which is going to be the sealed envelope from your respective university. ठीक है. वो अगर ज़ियाउद्दीन से आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं भी जो भी उनकी रजिस्ट्रार ऑफिस और फिर अकाउंट्स ऑफिस और फिर डीन के पास वापस साइन, फिर वो सारा प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ेगा. उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. बट सबसे पहले आई थिंक डीन सर जो भी हो आपके, उनको एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमें ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और रीसेंट चाहिए. इस पे मैं आऊंगी दोबारा. रीसेंट चाहिए, आप मुझे फ्रेश कॉपी निकाल के दे दें राइट नाउ. और फिर वो उसको अप्रूव, फिर वो पूछेंगे क्यों चाहिए आपको कहाँ भेजनी है, फिर आप उनको सारी डिटेल बताएंगे. एंड देन ही इज गोना अप्रूव इट, और वो एप्लीकेशन लेके आपको अकाउंट्स ऑफिस में जाना है. अब ये सारा हो सकता है कुछ अब चेंज हो गया हो, इट्स बहुत पुरानी बात हो गई है राफे, तो मेक श्योर कि यूनिवर्सिटी का प्रोसेस जो भी आप बता दें ग्रुप को. एनीवे, वो जब आपको एक एनवेलप मिल गया, सील्ड है, राइट, द होल थिंग इज सील्ड, यू कैन ओपन इट. तो ये सील्ड एनवेलप आपने, क्योंकि पीबीसी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो डिपार्टमेंट है वही उसको सेंड करेगा. तो अब होता ही है, जब मैंने यूनिवर्सिटी में पता किया था तो दे सेड नो वी डोंट डू एनी कोरियर सर्विसेज फॉर यू, दिस इज योर एनवेलप, यू डू व्हाट यू वांट. तो अब फिर इसका तरीका ये है कि आपने उनसे एनवेलप ले लिया और फिर उसके बाद सेंडर्स एड्रेस में आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाला है. ठीक है. और रिसीवर्स एड्रेस में आपने पीबीसी का एड्रेस डाल दिया. दिस इंडिकेट्स कि ये एनवेलप जो है डायरेक्ट मेरी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, ये मैं अपने घर से नहीं लेके आ रहा. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. योर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड ऑन दिस बेसिस, सो मेक श्योर कि ये स्टेप सब अच्छी तरह से समझ लें. ठीक है. तो ये सेकंड एनवेलप है. फिर थर्ड एनवेलप जो होता है वो होता है लाइसेंसिंग स्टेटमेंट का.
licensing statement is basically your registration certificate from Pakistan. तो जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं और आई थिंक जो लोग सिंध में हैं, हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, वो मुझे याद है मेरा फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध ही जो भी आपका काउंसिल है, इट कुड बी डिफरेंट फॉर ईच प्रोविंस, राइट? सो आप अपने उस काउंसिल पे जाएंगे. फॉर कराची आई थिंक द ऑफिस इज इन सदर, आई बिलीव, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध उसका नेम है. वहां पे जाके आपको पहले वही प्रोसेस के आप एप्लीकेशन देंगे, उनकी कोई अगर फी है तो वो पे करेंगे. एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपको एक फील्ड एनवेलप देंगे, लेकिन उनको अच्छी तरह से आपने बता देना है कि ये मुझे पीबीसी को सेंड करने. दे नो द प्रोसेस प्रीटी मच, बट जस्ट टू बी सेफ कि भाई मुझे जो भी इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर, स्टैम्प, डेट, एवरीथिंग शुड बी इंटैक्ट, कोई चीज मिस नहीं हो जाए. ठीक है? तो जब वो उन्होंने एनवेलप आपको दिया है तो वो अगेन आपने ही सेंड करना है, क्योंकि वो तो नहीं करेंगे. बट इस दफा सेंडर्स एड्रेस में आपका फार्मेसी काउंसिल का एड्रेस आ जाएगा. ठीक है? नाउ क्रूशियल थिंग विल बी कि ये जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट और लाइसेंसिंग स्टेटमेंट है, दिस शुड बी रीसेंट इनफ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन, जो आपका एनवेलप था, द वन दैट यू फिल्ड विद पेन ऑन पेपर, रिमेंबर, वो वाला एनवेलप और ये एनवेलप्स विद इन 1 month पीबीसी को पहुंच जाने चाहिए. एंड द डेट्स ऑन द ट्रांसक्रिप्ट एंड लाइसेंसिंग स्टेटमेंट शुड बी विद इन द लास्ट 1 month. That's what I meant when I said कि we need the recent documents. We don't need the previous ones. कोई अगर 2 साल पहले graduate हुआ है तो वो वाली transcript काम नहीं है. तो you need to get this done. Somebody's mic is unmute. Anyway, it's okay. तो ये वाला जो है ये बिल्कुल recent होता है. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बिल्कुल साथ साथ चलती हैं. ठीक है? सबसे पहले आप अपना गेटवे से फारिग हुए, फिर आप पोर्टल कर लिया आपने, फिर आपने फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया. एट दिस पॉइंट मे बी व्हेन द फॉर्म इज इन योर हैंड, यू हैव योर identification documents, which includes, I think, your passport, or it could be your birth certificate. I think NIC नहीं हो सकता है. मैंने अभी लिंक भी इसके साथ अटैच कर दिया है on the acceptable documents, वो प्लीज चेक कर लें. और वो आपकी पेपर के साथ जाएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिया है. ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और आपकी डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी. डिग्री की कॉपी यूनिवर्सिटी नहीं भेजती, वो आप भेजते हैं. ठीक है? तो डिग्री की आपने फोटोकॉपी कराई, उसको आपने अटेस्ट करवाया, और अटेस्ट करवाने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनवेलप में सील करके पीबीसी को सेंड कर दिया. ठीक है? आई थिंक इस स्टेप पे आई डोंट थिंक कि और कुछ होता है. सर्टिफाइंग अ डॉक्यूमेंट की अगर बात है तो वो लॉयर कर सकता है. अटेस्टेशन जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे सर्टिफाइंग कहलाता है. तो लॉयर कर सकता है, कोई भी आई थिंक 17 ग्रेड ऑफिसर जो वहाँ पे होते हैं वो कर सकते हैं, कंसुलेट ऑफिसर कर सकता है, नोटरी पब्लिक कर सकता है. तो ये सारे एक्सेप्टेबल प्रोफेशनल्स हैं जो आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर सकते हैं आपके लिए. ठीक है? उनकी प्रेजेंस में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म साइन करना है. वो पहले से मत करिएगा, उस पे स्टैंप लगाएंगे. ठीक है? ये आपने करके, ये 3 एनवेलप्स हैं, ये आपने पीबीसी को सेंड किए, वन विद योर एड्रेस, transcript with your university's address, and licensing statement or your registration certificate from your pharmacy council's address. ठीक है? This is the entire process of document evaluation. जब ये आप सेंड कर देंगे, once you sent it, आप पीबीसी को एक ईमेल चाहे तो लिख दें चाहे ना लिखें, it's fine, they will receive it. और जब उनको मिल जाएगा तो वो आपको आपके पोर्टल अकाउंट में मैसेज करके अपडेट कर देंगे कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं. एंड नाउ फ्रॉम इन द नेक्स्ट 6 weeks वी आर गोना गिव यू द एक्नॉलेजमेंट एंड देन रिजल्ट इन द अनदर नेक्स्ट 2 weeks. तो पहले 6 weeks के अंदर अंदर एक ईमेल आएगा, सिर्फ वो कहेंगे कि हमें आपके तीनों एनवेलप्स रिसीव हो गए हैं एंड योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड नाउ वी आर गोना असेस द डॉक्यूमेंट्स एंड वी विल लेट यू नो व्हाटएवर वी थिंक. फिर और अनदर कुछ अरसे के बाद वो आपको ईमेल करके बता देंगे कि आपकी इवैल्यूएशन एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है. ठीक है? This is done. अब I believe questions हैं या नहीं है. I can take 1 minute if anything from this process. Can we start our evaluating? Yes, you can do it from Pakistan. कोई problem नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं. और
हाउ टू बिकम कार्डियोवैस्कुलर कोच। अच्छा, इसके लिए इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। इसके लिए सर्टिफिकेशन होती है, एक कोर्स मैंने किया था, और वंस यू फिनिश द कोर्स एंड यू अटेम्प्ट देयर एग्जाम, इफ यू क्लियर द एग्जाम दे गिव यू द सर्टिफिकेट। और या प्लीज, आई हैव क्वेश्चन। It's okay, Rafi, we can do 5 minutes if anything so far, वरना ये confusion create हो जाती है. It's okay, you guys can give the questions right now. Okay, fine. अगर किसी के पास कोई questions है, so you guys can unmute and ask. We can only start the process once you graduate, definitely, because they will need your transcript, they will need your degree. तो इन चीजों के बगैर तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता. एंड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ दीज एग्जाम्स एंड लाइसेंसर इज योर फार्म डी डिग्री और बी फार्म और डिप्लोमा. तो ये सारे अगर हमारे फार्म डी के बच्चे हैं तो उनको ग्रेजुएट होना जरूरी है पहले. सबमिशन किस तरह होगी? अच्छा, सबमिशन में आप मेल कर सकते हैं. जैसे आप कौन है, हमारे TCS है या DHL है, जो भी इंटरनेशनल कोरियर्स हैं, आप उनके पास जाएंगे, अपने इनवेलप्स लेंगे. एड्रेसेस का बहुत ख्याल रखना है. अगेन, फोकस मेरा बहुत ज्यादा इस पे है. और वो उनको आपने देके ट्रैकिंग ID ले लें उनसे, ताकि आपको पता रहे कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट उनको डिलीवर हो चुके हैं या नहीं हो चुके. ठीक है. और ऑनलाइन भी, जैसे मैंने बताया था पहले, कि पहले पोर्टल अकाउंट जब आप बना लेंगे ना, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं. आई थिंक मुझे ये लगता है कि जब मैंने किया था उस वक्त पोर्टल नहीं था, तो उस वक्त मुझे भी ये लगता था कि उनको कैसे पता चलेगा कि लाइसेंसिंग स्टेटमेंट भी इसी की है और ये एप्लीकेशन भी इसी की है. वो मैं तो 3 अलग अलग जगह से भेज रही हूँ. हाउ आर दे गोना कनेक्ट माई डॉक्यूमेंट्स? व्हाट इफ समथिंग गेट्स लॉस्ट? तो ये काफी लोग भी और भी परेशान होते थे इस पे. बट आई थिंक इसको क्रॉस करने के लिए उन्होंने पोर्टल भी स्टार्ट कर लिया, सो दैट एवरीथिंग इज इंटैक्ट. दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ फार द स्टूडेंट इज, कि उसने कहाँ किस स्टेज पे इस वक्त है. दे विल नो इट. सो दोनों चीजें होती हैं. ठीक है. कार्डियोवैस्कुलर कोच के लिए कहाँ से कोर्स किया? सो कार्डियोवैस्कुलर कोच के लिए मैंने फार्माचीव से कोर्स किया था. बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स देते हैं, और आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपने कहाँ से करना है, और उनकी फीस पे करें, कोर्स करें, एग्जाम क्लियर करें, एंड यू गेट योर सर्टिफिकेट. तीनों इनवेलप बनाने के बाद, जी बिल्कुल, तीनों बना ले, और मेक श्योर कि वो डेट्स का मसला नहीं हो. तीनों जब, मुझे लगता है सबसे इजी है कि जब मुझे पता है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, वो मेरे हाथ में, वो मैं फटाफट भर के सेंड कर सकती हूँ. उस पॉइंट पे आई शुड गो एंड गेट माय ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट बनने में भी दिन लगाते हैं, सम टाइम वीक्स लग जाते हैं. और लाइसेंसिंग स्टेटमेंट के लिए भी बहुत टाइम लगता है. आई थिंक माइन टुक अबाउट 3-4 months ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ. फिर मैं कनाडा आ गई थी, मेरे भाई पीछे से जाके उनसे बात करते थे, फिर मेरे अब्बू जाते थे. they take ages for things to get done. तो वो आ जाए हाथ में, वो उनकी डेट्स क्रूशल है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तो क्रूशल नहीं है. तो once you have those 2 critical documents in hand, fill it and send it. ठीक है. Is there a minimum GPA requirement? Once you have your degree, that means you have enough GPA, right? So I don't think they require your GPA. मुझे नहीं लगता मैंने कहीं GPA लिखी होगी, या शायद बहुत शुरू में कहीं अपनी डिग्री की उसके लिए शायद लिख दी हो, but I don't think it's as important as it's considered during your university years. Any experience required? Nope. You need your degree, that's it. Like envelope जो prepare करने हैं, उसमें जो भी requirement होगी वो बताएं. Envelope, you mean के क्या क्या documents हैं? वैसे मैंने लिंक भी अटैच कर दिया है, बट जो फर्स्ट इन्वेलप है सिर्फ उसमें 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं. उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट है दैट इज जस्ट द ट्रांसक्रिप्ट, जो लाइसेंसिंग स्टेटमेंट है दैट इज जस्ट द लाइसेंसिंग स्टेटमेंट. ठीक है. ओके. Can I apply for Canada along Africa? So that's an immigration question, guys. Sorry, I can't answer that one for you. I'm so sorry. I mean, I'm sure an immigration consultant can let you know कि ये दोनों side by side जा सकती हैं या नहीं. Envelope 1 में आपने घर का एड्रेस लिखा, बिल्कुल, absolutely. What's CGP required to give this exam? CGP? Collective GP, I believe.
Yes, exactly. Again, if you have your degree, that means you have what you need, right? अगर डिग्री मिल गई है तो इसका मतलब ये है ना कि आपकी जीपीए तो इतनी है तभी तो डिग्री आ गई. Then don't worry about GPA. Once you have a degree, you're done. अच्छा, I think we're good till so far. लाइसेंसिंग स्टेटमेंट क्या मतलब? जी जी, जो लाइसेंस मिलता है फार्मासिस्ट को, बिल्कुल पाकिस्तान का लाइसेंस, कि दे नीड टू नो कि आप अपनी कंट्री में लाइसेंस्ड हैं या नहीं है. दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. टेस्ट इजी, टेस्ट पे आते हैं. टेस्ट पे आते हैं. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट ट्रांसक्रिप्ट इज? ट्रांसक्रिप्ट एक यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपके सारे जितने भी सेमेस्टर्स में जितने भी कोर्सेज किए हुए होते हैं, लाइक योर बायोफार्मास्यूटिक्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजमेंट, जो वो सारी कोर्सेज भी लिखे होते हैं फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर टिल लास्ट, और उसके सारे ग्रेड्स भी लिखे होते हैं. तो यू नीड एन ओरिजिनल फाइनल ट्रांसक्रिप्ट. अच्छा, मार्कशीट लेकिन वो सिंगल बनती है, ठीक है? मार्कशीट तो आपको हर सेमेस्टर में मिलती है ना. ये वाली ट्रांसक्रिप्ट जो होती है इसमें सब कंप्लीट एक साथ होता है. दे नीड वन डॉक्यूमेंट. अच्छा, टेस्ट की प्रेप पे अभी हम आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. फॉर एनुअल सिस्टम एनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट? आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस. इफ यू कैन एलैबोरेट. कहाँ से किया कोर्स? अच्छा, farmachieve.com, उसकी लिंक आगे मौजूद है. Don't worry about that. Okay, I think अब इस process तक, do we also need to be registered as pharmacists in Pakistan? Definitely, because that's what your licensing statement is. तो मैंने पहले तो नहीं थी, लेकिन जब पता चला तो फिर मैंने बनवा ली जाके, क्योंकि मैं ग्रेजुएट होते ही आफ्टर मंथ कनाडा आ गई थी. I didn't have the time. तो I think we're good. ठीक है, next, move on. Let's move on. अच्छा, ओके, ईसीए. ईसीए पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ईसीए जो एजुकेशनल, एक सेकेंड, स्लाइड पीछे करिए राफे, स्लाइड नंबर 5. तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इमिग्रेशन करवा रहे हो कनाडा आने के लिए, ठीक है, और जिनको रिक्वायरमेंट हो. तो ये सबके लिए नहीं है. जो कनाडा आ चुका, ही डजंट नीड इट. But for somebody who needs to go through your work or education basis पे अगर कोई कनाडा आ रहे तो वो फिर ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं. दिस डॉक्यूमेंट कैन बी रिक्वेस्टेड थ्रू योर पोर्टल अकाउंट. अगेन, वही जो पोर्टल हमने बनाया था उस पे आप पीबीसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरी इमिग्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ आपके साथ, और इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर पीबीसी, ठीक है, फ्रॉम पीबीसी. और इसकी फी $100 है एंड इट्स नीडेड फॉर योर इमिग्रेशन पर्पस. दैट्स इट, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. ओके, इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन. अच्छा भाई, आते हैं. ओके, तो फार्मासिस्ट इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन सबसे फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है. इसका जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन का लिंक है वो साथ मैंने अटैच किया हुआ है. इसकी फीस है $880 कैनेडियन डॉलर्स. ओके, इसके टेस्ट सेंटर्स मैंने जब ऑनलाइन सर्च किए थे, नाउ इट्स ऑल रिमोट एज वेल, सो दिस इज वेरी गुड दैट whoever is not in Canada can give the exam through remote proctoring, ठीक है. और ये बहुत आसानी हो गई है. तो लेकिन अगेन वही बात कि once you think that your immigration is to a point कि आप in the next year आ सकें, उस पॉइंट पे ये एग्जाम देते हैं, बिकॉज ये तो आप घर से दे सकते हैं. Then qualifying की बारी आ जाती है. A lot of people try to attempt the qualifying part 1 and part 2 together. We are gonna come on it, don't worry about that, but just to know कि फिर वो अगर साथ देना है तो उसका OSCE तो आप वहां से नहीं दे सकते, वो तो आपने कनाडा आके ही देना है. तो इसलिए इवैल्यूएशन तब दे जब कुछ ना कुछ प्रोसेस आगे बढ़ चुका हो इमिग्रेशन का. फ्रॉम द वेरी स्टार्ट दे के ना बैठ जाए. दैट्स व्हाट आई बिलीव, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लूप्रिंट. अच्छा, ब्लूप्रिंट एग्जामिनेशन की वैसे मैंने साथ में अटैच भी किया हुआ है, बट जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है. ये एग्जाम ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं. तो बायोमेडिकल साइंसेस जिसको हम कह रहे हैं, इसके अंदर कुछ परसेंटेज जैसे बायोमेडिकल का है, कुछ आपका Ma'am, can you please repeat second point? which Can one? you please repeat second point? Which point Second again? one. Second one. Let me Test see. centers.
टेस्ट सेंटर्स, अच्छा टेस्ट सेंटर्स के लिए जी, अच्छा मैंने वैसे रिमोट तो है, ठीक है ना, लेकिन अगर जाके देना है तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था इस पे, तो उन्होंने कहा कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में इसके टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की बट आई कुडंट फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशंस, लाइक कौन से डिपार्टमेंट में एग्जाम हो रहा है, कहाँ बैठना है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन. आई थिंक मे बी दे आर चेंजिंग द सेंटर्स एवरी फ्यू मंथ्स और सो, आई बिलीव, बट यू कैन कॉन्टैक्ट PBC और उनसे आप पूछ सकते हैं कि अगर आपने इन पर्सन कराची में जाके एग्जाम देना है फॉर एग्जांपल, तो आप कहाँ एग्जाम हो रहा है, ठीक है. तो रिमोटली इट्स ऑल अवेलेबल. ओके, अच्छा उसके बाद एग्जाम ब्लूप्रिंट, ठीक है. तो बायोमेडिकल साइंसेज जो है वो आपका 15% ऑफ द एग्जाम, वैसे ये नंबर्स अवेलेबल हैं एंड दे आर ऑफिशियल नंबर्स, दे आर गिवन एट द PBC वेबसाइट, लेकिन आई बिलीव कि इन नंबर्स का एग्जाम से ताल्लुक नहीं है बिकॉज इट सेज बिहेवियरल साइंसेज सिर्फ 10% है, बिहेवियरल साइंसेज इज ऑल योर मैनेजमेंट, ठीक है. अब लेकिन एग्जाम में अच्छा खासा मैनेजमेंट का पोर्शन आता है, सो आई वुड से डोंट डिपेंड ऑन दीज नंबर्स कि बस 10% है तो मैं चुना से करके चली जाती हूँ, मेरा 10% निकल जाएगा. इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट. तो और इसके अंदर ये तो सिर्फ सुपरफिशियल एरियाज हैं. एक सिलेबस साथ में राफेल लिंक अटैच्ड है, वो सेंड कर दें ग्रुप को, उसमें आपकी पूरी डिटेल मौजूद है, मतलब उसमें ये भी उन्होंने बताया है. आई थिंक मैं अगर आपको सेंड करूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, 1 मोमेंट. आई गेस अगर आप स्क्रीन शेयर करिए तो आई विल नीड टू स्टॉप शेयरिंग अच्छा, इट. आपको स्टॉप करना पड़ेगा, मैं सिर्फ सिलेबस की एक दिखाना ओके चाह रही फाइन, हूँ कि आप सिलेबस दिखा दें, दिखा दें. ठीक है. हाँ ओके, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग प्लीज ओपन. ओके, लेट मी फिगर दिस आउट. आप ओके, कंटिन्यू अच्छा करें, नहीं आई हो विल रहा, फिगर दैट्स इट ओके, आउट. मैं एंड उसका लिंक मैंने साथ में ऐड किया हुआ है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है. वेयर इज इट, आप स्लाइड्स ही दोबारा लगा लें, इट्स फाइन, मैं ऐसे ही बता देती हूँ. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री है जैसे, ठीक है ना. बायोकेमिस्ट्री में आपका फर्स्ट ओके, ऑफ सो ऑल, ओके नाउ यू विल बी एबल टू शेयर लाइक हाउ आप ओके शेयर. आई कैन शेयर, वरना इस तरह से समझ ना पाएगा. स्क्रीन, ओके, इज इट विजिबल? यस, इट इज विजिबल. ओके, तो लेट्स सी. तो जैसे बायोमेडिकल साइंसेस पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 15% ऑफ योर एग्जाम इज फ्रॉम बायोमेडिकल साइंसेस. तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो उसमें बायोकेमिस्ट्री है, जीनोमिक्स है, फिजियो है, एनाटमी है, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रो है, ठीक है. अब और नीचे आते हैं, तो उसमें उन्होंने उसके अंदर भी सब टॉपिक्स भी बताए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू सपोज टू स्टडी फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो इस तरह ये पूरा सिलेबस है, इट्स ह्यूज बट इट हैज एवरीथिंग यू नीड, ठीक है. तो ये इसका लिंक आपको राफी सेंड कर देंगे कि आप ये डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं. और ओके, हाउ डू आई स्टॉप शेयरिंग? फर्स्ट शेयर, ओके, एंड देन ओके, आई थिंक आई एम डन राफी. तो ओके, आप सो अपनी आपको शेयर, हाँ स्टॉप मैंने, यू नीड टू स्टॉप शेयरिंग करो उसके बाद. ओके let me see how do I do that. Let's see, resume share. Okay, how do I do that? ये ऊपर जो ग्रीन रंग की टैब आ रही है ना, आई गेस इसके ऊपर आप होवर करेंगी तो इट विल गिव एन ऑप्शन. I mean, I can see several options. I don't see तो stop sharing. Okay, आपका got it. लिखा हुआ. ओके, Thank you. आ गया. अच्छा. ओके, अब आप शेयर कर दें, ठीक है. तो इस तरह ये उन्होंने इवैल्यूएशन एग्जाम का सिलेबस बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या आएगा बेसिकली, ठीक है. तो उसके बाद एग्जाम लेट्स से जैसा भी है, एक सेट ऑफ 200 क्वेश्चंस है, ठीक है.
200 questions में से for clearing this exam you need 60%, which is 120 questions. कि वो आपके correct होंगे, then you are pass. तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू पर्सनली स्टडी। फॉर सम पीपल देयर इज लाइक कि मुझे शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, मैं उनको लर्न कर लूं एंड आई एम डन। बहुत लोगों की ये अप्रोच होती है, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइक मी जिनको पूरी बैकग्राउंड स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, वरना उनको पॉइंट ही याद नहीं रहेगा। तो इसलिए for those people I would recommend you guys can take any of the prep courses available, ठीक है। Okay, so I'm not affiliated with any of the prep courses, please. It's just what I did, so I'm sharing that just to be clear, ठीक है। तो prep courses में जैसे समझे आपका MCAT होता है for example, और बहुत सारे institutes हैं like अनीस हुसैन, अनीस हसन, I don't know, practical center, डॉक्टर्स इन। तो इस तरीके के यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। टू नेम अ फ्यू, वी हैव फार्म अचीव, जहां से मैंने अपना कार्डियोवैस्कुलर सर्टिफिकेशन भी किया है, somebody asked। और फार्मेसी प्रेप एक कोर्स है, वो बाय डॉक्टर मिसबा है, आई एम श्योर किसी ने सुना होगा उनका नाम। और एक फार्मा गेट है। तो इस तरह के काफी कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात ये कि हर कोर्स की अपनी प्राइस होती है और दे आर एक्सपेंसिव, दे आर प्रीटी मच। आई थिंक इवैल्यूएशन एग्जाम जब मैंने दिया था it was somewhere between $900 to $1,000 I believe। अब क्या है उनका I don't know, we can check online, उसकी लिंक भी मैंने साथ में अटैच कर देती हूँ मैं। तो मकसद ये होता है कि इस तरह के कोर्सेज आपको सबसे पहली चीज के हेल्प करते हैं कि हाउ टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस किया था कि अपने एंड से तो अच्छा पढ़ के डिग्री लेके हम लोग आ गए हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाउ कैनेडियन हेल्थ केयर इज गोइंग ऑन, राइट, बिटवीन पाकिस्तान सिस्टम एंड कैनेडियन सिस्टम। तो इसको ब्रिज करने के लिए ये प्रेप कोर्सेज बहुत हेल्प करते हैं। जो मैंने किया है फार्म अचीव, उसमें बाकायदा टीचर्स हैं, दे आर ऑल फार्मासिस्ट, और तो उनकी प्रोफेशनल अप्रोच समझने के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि हाउ एग्जैक्टली आर दे डीलिंग विद इट। तो आई बिलीव कि बहुत हेल्प होती है, बट if somebody doesn't want to take it, it doesn't mean the exam is not gonna be doable. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I have a lot of friends who never took these courses, who studied from the main books, which are CPS and CTMA, which is your CTC, Compendium of Therapeutic Choices। कहीं रेफरेंसेस में पढ़ा हो शायद आपने, उसकी ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है, ठीक है, उसको पे करना पड़ता है। और वो बुक्स हैं, दोज आर एक्चुअल बुक्स, और ये सारा मटेरियल जो ये प्रेप कोर्सेज बनाते हैं वो उन्हीं बुक्स से लेके आते हैं, ठीक है। सो बट बुक से जब आप एक चीज पूरा टॉपिक पढ़ लिया आपने, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई क्या बात इम्पोर्टेंट थी, क्या बात इट्स नॉट दैट वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन। ये इतने सारे जो एल्गोरिथम्स हैं, ये इतने सारे टेबल्स हैं, इनमें से मैं क्या याद करूँ। तो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता था कि अगर मैं कोर्स ले लूंगी, मुझे एक टीचर बता देंगे कि इसमें से क्या चीज इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल, और पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट गोइंग विद कोर्स एंड गोइंग विद कोर्स। इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू आर नॉट सपोज टू गिव द एग्जाम इन द नेक्स्ट 4 months, यू कैन फॉर श्योर डू विद द बुक्स, कोई मसला नहीं है। और जितना ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स तब नहीं पढ़ी लेकिन अब OSCE के लिए पढ़नी है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू द बुक्स। अगर आपको लगता है कि यू हैव इनफ टाइम और प्रेशर हटा के आप सुकून इत्मीनान से अपना पढ़ के आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, श्योर तैयबा, आई कैन राइट द बुक्स नेम, आई कैन सेंड ड्राफ्ट इट, ठीक है, मैं कर देती हूँ। आई कैन राइट इन द चैट, तो एक सेकंड। ठीक है, ये 2 बुक्स हैं, लेकिन पता है इवैल्यूएशन एग्जाम में ये बुक्स आपका थेराप्यूटिक तो कवर कर लेती हैं फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैनेजमेंट पोर्शन के लिए। तो
इन बुक्स में मैनेजमेंट पोर्शन नहीं है, एंड दैट मैनेजमेंट पोर्शन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. इट इंक्लूड्स योर पेशेंट केयर, it includes your patient counseling techniques, it includes the stuff about inside the pharmacy. अब उनको लग रहा है कि क्योंकि उनके graduates तो इस सब से गुजर के यहाँ तक पहुंचते हैं, right? तो उनको लगता है कि भाई जो बाहर से आ रहा है वो उसको भी ये सब कुछ आना चाहिए. So they expect you to know the entire management portion. जिस तरह इनकी फार्मेसी चलती है वो चाहते हैं कि आपको भी वो सब पता होना चाहिए. तो वो सब इन बुक्स में नहीं होता, इसलिए you need to have some kind of other resource जिससे आप ये management का portion cover कर सकें, and it's very very important. और दूसरी बात ये कि जो कुछ courses ऐसे हैं, I'm sure आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर मिसबा का जो कोर्स है which is pharmacy prep जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उसकी बुक्स अवेलेबल होती हैं. उसकी बुक्स वो आई थिंक फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हो जाती हैं somehow, I don't know how. सर्कुलेट हुई हुई हैं, ऑलरेडी लोगों ने सेंड की हुई हैं, पुराने वर्जन अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट से मिल जाती हैं. मेरे पास नहीं है तो आई कैंट गिव, बट उसकी बुक्स अवेलेबल है. एंड इफ एनी ऑफ यू वांट्स तो वो उसको भी रेफर करके पढ़ सकते हैं. उसमें उन्होंने मैनेजमेंट पोर्शन भी कवर किया हुआ है. लेकिन बात ये होती है कि पढ़ने की अप्रोच में फर्क है, ठीक है. For PharmaChief, and I think I should name PharmaSpirit here as well. उनका मैंने MCQ कोर्स लिया था. That is, they explain things. Misbah doesn't explain things. If you're doing it from the books only, they're just notes. They're just one-liners ke vitamin B12 deficiency can cause pernicious anemia, or vitamin C deficiency can cause scurvy, anything like that. They're one-liners. अब वो ये वन लाइनर्स तो बहुत बेसिक है, ये तो कोई भी रट्टा लगा लेगा, लेकिन जो इंटेंस स्टोरी के बाद वन लाइनर आ रहा है, दैट यू वोंट बी एबल टू इंटरप्रेट के इसके हाउ ये क्या बोल रहा है. तो इसलिए आई वुड रेकमेंड go with a prep course that has a teacher available that you can actually ask and talk and discuss with. उससे बहुत फर्क पड़ता है, because we as Pakistani graduates we need a lot of bridging. हम लोग उस तरीके से नहीं पढ़ के आ रहे होते जिस तरह यहाँ पे एग्जाम एक्सपेक्ट करता है. एग्जाम में चाहे वो इवैल्यूएशन एग्जाम ईई इसको बोलते हैं, चाहे वो ईई हो या वो एमसीक्यू हो, देयर आर केस स्टडीज. Those case studies could be like, for example, Rafi, give me a clinical topic, whatever you guys studied recently, anything, कोई भी clinical pharmacy. So COPD, okay. So for example, a case आएगा, a 56-year-old man who was diagnosed with COPD 3 years ago. Now he's taking salbutamol, but he is not, he's having multiple wheezing episodes and it's grade 3. कुछ वो बता देंगे आपको डिटेल, ठीक है. फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि आपने, for example, at this point you think he needs azithromycin or no. Now you need to know that azithromycin is a drug which is used in later stages of COPD. It's not a first line, ठीक है. इस तरह की सिनेरियोस. तो अब ये आप कितनी चीजें आप टू द पॉइंट रट्टा लगा लेंगे जो आपको इस तरह की सिचुएशन में हेल्प कर दे, या फिर अगर आपको पूरा सीओपीडी का एक एल्गोरिथम बना हुआ होता है इन बुक्स में कि भाई फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और जैसे स्टेप अप थेरेपी को हम कहते हैं सीओपीडी में और एस्थमा में, तो वो सारे स्टेप अप थेरेपी की लैडर्स बनी हुई हैं. तो यू नीड टू नो दोज इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन. सही है. तो इसलिए इन एग्जाम्स को ऐसा नहीं समझे कि रट्टा लगाएंगे, क्वेश्चन आएगा तुक्के मारेंगे, पास करेंगे, ऐसा नहीं होता. तो इन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंटेंसिव नॉलेज रिक्वायर्ड होती है. इवैल्यूएशन एग्जाम फिर भी काफी हद तक मैं कहूंगी कि बहुत थ्योरेटिकल होता है. वो काफी चीजों में लिटरली रट्टा ही है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते. तो वो डुएबल सारे एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट यू नीड द राइट अप्रोच टू नेल दीज एग्जाम्स. ठीक है. तो उन अप्रोचेस को हेल्प करते हैं दीज प्रेप कोर्सेज. इफ यू हैव द रिसोर्सेज एंड इफ यू डू योर रिसर्च, लुक अराउंड, ठीक है. और जो प्रेप कोर्स आपको समझ में आता है, इफ यू कैन डू इट, डू दैट. इफ नॉट, then I think the books are the first resource you can get, and then you can also get the books for the management part. आप सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सी रिसोर्स से भाई ला रहे हैं. आई एम श्योर उसके ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल होंगे और आप उसे पढ़ के जज कर सकते हैं. ठीक है. So far so good. I think we are
इवैल्यूएशन एग्जाम के बारे में अगर अभी क्वेश्चंस ओपन करना है या एंड पे करना है, हम दोनों कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग लिंक्ड. आई थिंक एंड पे कर लेंगे, क्वालिफाइंग से लिंक्ड ही होता है. यू कैन डू इट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम. अच्छा, अब ये फर्स्ट एग्जाम था, ठीक है. इसको हम पार्ट्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि इवैल्यूएटिंग एग्जाम इज वन सेट, उसके कोई पार्ट्स नहीं है, ठीक है. एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और 4 क्वेश्चंस हैं, आई मीन 4 ऑप्शंस हैं, आई एम सॉरी, 200 क्वेश्चंस हैं और 4 ऑप्शंस काफी हद तक सिमिलर होते हैं. तो यू नीड टू नो हाउ टू डीसिलेक्ट द वंस दैट आर रॉन्ग, ठीक है. ऑप्शंस आपने जब लिमिट कर लिया अपने लिए, तो फिर यू हैव अ 50% चांस ऑफ गेटिंग द राइट आंसर. यू नो व्हाट आई मीन. इतना पढ़ना है कि रॉन्ग आंसर अलग हो जाए, इतना पढ़ना है कि रॉन्ग आंसर्स अलग हो जाए. आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर. तो now we can move on to the qualifying exam, or we can stop and wait for the questions for this exam. Rafi, I think we can wait. Do we have enough time? ओके, आई गेस हम इन दोनों के क्वेश्चंस जो है वो साथ ले लेंगे, पार्ट 1 पार्ट क्वालिफाइंग और Although इवैल्यूएटिंग का. चलें, ठीक है, if that's what you believe. Although the approach to these exams is different, but I can take the questions together. That's fine. नहीं, अगर फिर पूछ लेते हैं क्वेश्चंस. पूछ लेते हैं. I think it's better कि इस Okay, पॉइंट fine. पे क्लियर हो जाए. पूछ लेते हैं. चैट बॉक्स है. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस और भी हैं. अच्छा, उम्मे लैला said मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है. नहीं, that's fine. If you're graduated, you can get your licensing statement made. मेरा भी ऐसे हुआ था, वो जाके बनवाना पड़ता है, वो ऐसे थोड़ी बनता है. तो आप बनवा सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है. कंटिन्यू विद द स्लाइड्स. ओके, टेस्ट मंथ, दैट मींस मंथ्स ऑफ द एग्जाम. तो इवैल्यूएटिंग एग्जाम जो होता है वो आई बिलीव मई में होता है, और नहीं, जनवरी में होता है और जून में होता है, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है. पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? यू नीड 120 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 टू क्लियर दिस एग्जाम, व्हिच इज 60%. अच्छा, इस पे मैं एक बात और क्लियर करूं कि एग्जाम का जब रिजल्ट आता है ना, तो उसमें ग्रेड्स होते हैं, ठीक है. वो ग्रेड्स इस तरह से बताते हैं कि pass 1, pass 2, pass 3 और fail 1, fail 2, fail 3, ठीक है. तो इसको जो fail 3 है, that means कि he failed with a long margin और उसके grades passing grade से काफी दूर है, so he needs more work. जो F2 है वो he is close enough, उसको थोड़ी सी और effort चाहिए. जो F1 है, he is just within the last 20%. जैसे अगर 60% required है, maybe उसका 40-45 तक आ चुका है grade. Who is F0, he is just there, maybe a few more questions जो कोई तुक्के गलत हो गए, something like that, ठीक है. I failed the exam the first time. I failed my evaluating exam in January. I am here. So it's not something you cannot do. एक दफा फेल हो गया, और वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता है मेरी तैयारी में बहुत सारे फ्लॉज थे, और वो फ्लॉज अब मुझे समझ में आते हैं कि क्या उसमें कमी थी. तो लेट्स से मटेरियल है एक, ठीक है, वो कहीं से भी ले लें आप, वो मिसवा से भी ले लें, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मिसवा किया उनका भी कुछ क्लियर हो गए, कुछ ने फार्मा चीफ किया वो भी क्लियर हो गए, कुछ ने खुद से पढ़ा सीटीसी से वो भी क्लियर हो गए. तो हाउ आर दे क्लियरिंग? इट्स नॉट वन कोर्स दैट फिट्स ऑल कि ये करूंगी तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज आई कैन क्लियर इट. इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो व्हाट मैटर्स इज कि आपने पढ़ा हुआ कितना अच्छा है, कितनी ग्रिप है आपकी उन टॉपिक्स पे. तो जब मैंने फर्स्ट अपनी तैयारी की थी, दैट आई टुक द जनवरी एग्जाम, सो आई स्टडीड फ्रॉम अगस्त टिल दिसंबर. अगस्त में मैंने पढ़ना शुरू किया, दिसंबर तक पढ़ा. फार्मेसी भी लिया मैंने, और उनके टीचर्स बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत अच्छी तरह नोट्स भी बनाए. बट आई फेल्ट एट द एंड के जब मैं मुझे लग रहा है कि मुझे ग्रिप नहीं आ रही, मतलब मुझे खुद भी लग रहा था कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे ये पूरा पूरा मतलब इतना अच्छा आता है कि मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकूं, या मैं अगर कोई मुझे कंफ्यूज करे तो मैं डिफरेंशिएट कर सकूं. तो आई बिलीव आई लैक देयर एंड आई न्यू इट. बट एग्जाम तो रजिस्टर कर लिया था, और मुझे लग भी रहा था हो सकता है हो भी जाए, ऐसी भी बात नहीं है, आता तो है कुछ ना कुछ. बट देन आई सैट द एग्जाम एंड आई फेल्ड इट, एंड आई फेल्ड विद F0, which means that I was somewhere closer to the passing grade, but still that was not enough. So uske baad I thought that I'm going to give up. I'm not going for the exams again. It's something I can never do. My husband pushed me, just go give the exam with the same preparation just one more time. Don't study at all. Mat padho.
जो पढ़ा हुआ है दोबारा दे दो बस, इट्स जस्ट लक। ओके, मैंने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन भी होता था कि ये अभी तो पढ़ा था, कुछ नहीं आया मुझे इसमें से, ब्ला ब्ला। बट आई पुश्ड माई सेल्फ एंड आई स्टडीड द सेम एग्जैक्ट मटीरियल अगेन, विच मेंट रिविजन। जो मेरा फर्स्ट टाइम में रिविजन नहीं हुआ था, वो मैंने सेकेंड टाइम में किया। तो when I revised the same things, मैंने कुछ भी उसमें additional नहीं add किया, I did the same entire thing. Maybe कुछ मैंने guidelines देखी थी, for example, आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, like diabetes, hypertension, COPD, some of the most common disorders here in Canada. और उसके लिए community pharmacists have to stand up and they have to, you know, work through these disorders a lot. तो इसलिए ये important है। इसकी guidelines जो actual Canadian हेल्थ केयर सिस्टम की गाइडलाइंस है, वहां से लेके कुछ ना कुछ देख लिया कि भाई इंसुलिन पे अगर आप ड्राइव करें तो इफ यू हैड अ लो ब्लड शुगर व्हिच मींस लेस देन 4 मिलीमोल per liter, तो दैट मींस कि अगर इन द नेक्स्ट 4 आवर्स यू कैन नॉट ड्राइव। आई डिडंट नो दैट बिफोर आई रेड द गाइडलाइंस। आई एम लाइक बस ठीक है, लो हुआ है, आपने ले ली है, यू शुड बी ओके। बट इफ यू हैव टेकन the glucose pills, for example, to cure that blood sugar, you need to wait for 20 minutes. Then you need to walk for 5 minutes. If you feel 100% fit, that's when you can drive again. So these tiny, tiny details about these topics were taken. Maybe that's what extra you can note it down. कि इतनी जो बड़े बड़े important topics हैं उनकी guidelines भी साथ में देख ली। उसके अलावा I think मेरी ग्रिप थी, इसलिए जब वही क्वेश्चन जब मैंने दोबारा एग्जाम में देखे, कुछ रिपीट भी हो जाते हैं, इवेल्युएटिंग एग्जाम में काफी कुछ रिपीट भी हो जाता है, तो राइट द क्वेश्चंस डाउन फॉर योरसेल्फ व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द एग्जाम सो दे कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट टाइम, गॉड फॉरबिड यू नीड देम। तो उस वक्त ये था, जब पढ़ लिया अच्छी तरीके से तो फिर अंदाजा हुआ कि भाई फर्स्ट लाइन क्यों है ये, सेकेंड लाइन ये क्यों बन रही है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल उस ड्रग से ज्यादा है, इसलिए ये रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर डिप्रेशन, फॉर रेजिस्टेंट डिप्रेशन द ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोज़ापीन। ठीक है, आई एम टेलिंग यू गाइस। तो मतलब क्यों है, बिकॉज क्लोज़ापीन हैज 1000 साइड इफेक्ट्स ऑन योर मेटाबॉलिक सिस्टम, यू डोंट वांट दिस। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट लाइन ट्राई करेंगे, फिर आप सेकेंड लाइन ट्राई करेंगे, उससे भी नहीं ठीक होता पेशेंट, फिर आप रेजिस्टेंट ड्रग पे जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें वो पढ़ते पढ़ते, और ग्रिप तभी आती है जब आप थॉरो रिविजन करते हैं। दिस गोज फॉर ईई, दिस गोज फॉर एमसीक्यू एज वेल। डोंट रश द एग्जाम, डोंट गो बिकॉज यू हैव टू गो व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कि भाई इतना पढ़ लिया, अब मैं और नहीं पढ़ सकती, इससे ज्यादा मुझे नहीं आने वाला, जो आना था वो आ गया। जब वो पॉइंट आ जाए, दैट्स व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम, एंड इंशाल्लाह यू वोंट फेल इट। क्योंकि यही डिफरेंस था मेरे दोनों एग्जाम्स की अप्रोचेस में, और आई कुड टेल मैंने पहला वाला फेल क्यों किया था आफ्टर आई गेव माई सेकेंड वन, कि यार मुझे तो इसमें तो इतना सारा कुछ समझ में आ रहा था, क्वेश्चंस तो उसी तरह के थे, पहले तो कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया, पहले पता ही नहीं था कि इतना सोचना चाहिए इन चीजों पे। सो दैट्स हाउ द एग्जाम स्ट्रेटजी वर्क्स। जस्ट रिवाइज वट एवर यू आर डूइंग, just do it multiple times, make notes and go well prepped. ठीक है, और So we have like दो तीन similar मिलता जुलता सवाल. First one is IELTS mandatory for to start this procedure? And the second one is like authentic reference material for case studies. And the third one is books for management, या आप management कहाँ से पढ़ सकते हैं जो blueprint में है for EE. अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन, आइल्स जो है ना वो आपका स्टार्ट के लिए मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक अगर इमिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आप ये स्टार्ट करते हैं तो आई एम श्योर फिर वो इमिग्रेशन वाले आपको सही बता सकते हैं, लेकिन पीईबीसी का जो क्राइटेरिया उसमें आइल्स आपने पहले नहीं देना। आइल्स आपने देना जरूर है, लेकिन आएगा इसमें लास्ट स्लाइड में आइल्स आएगा, वो आपने तब देना होता है जब आप सारी चीजें क्लियर कर लें। उसका रीजन ये है कि भाई आइल्स 2 साल की वैलिडिटी है, दीज एग्जाम्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट डन विद। तो आप अगर पहले दे देंगे, अगर आपका 2 साल में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, आइल्स ही एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो बीच में किसी वक्त दें, जैसे मैंने अभी तक नहीं दिया। आई नीड टू डू इट, बट आई विल डू इट वंस आई एम डन विद OSCE, सो दैट जब मैं अपना प्रोविंशियल चीजें फिनिश करनी है उसके बीच में कभी दे दूं, वो तो 2 साल में हो ही जाएंगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और क्या है, मटेरियल फॉर द मैनेजमेंट
तो वो मुझे अभी नहीं पता है, बट आई कैन रिसर्च ऑन इट एंड आई कैन टेल राफे अबाउट इट, कि हो सकता है कोई उनकी अपनी रिसोर्सेज उन्होंने लिखी हो कि भाई दिस इज, जिस तरह CTC बताई है और CTMA बताया कि दिस इज द वन दैट फार्मासिस्ट एक्चुअली ओपन्स व्हेन ही नीड्स टू नो समथिंग, दैट दिस इज द सेम बुक दैट यू नीड टू स्टडी बिकॉज यू आर गोना बी अ फार्मासिस्ट इन someday इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह आई एम श्योर मैनेजमेंट की होगी, आई कैन चेक एंड आई कैन सेंड इट टू राफे एंड ही कैन फॉरवर्ड इट टू यू। ठीक है, और पासिंग क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस कर लिया। Authentic material for like case studies, like केस स्टडीज, अच्छा, अब केस स्टडीज का कोई मटेरियल अलग नहीं है। केस स्टडीज आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी कि ये बुक है इसमें प्रैक्टिस के लिए, वो आपको फार्मेसी और ऐसे कोर्सेज जरूर अपने बना बना के सिखा सकते हैं, बट अलग से कोई बुक्स इसके लिए नहीं होती। केस स्टडीज क्योंकि टॉपिक के अंदर से निकाली हुई चीज है ना, तो वो टॉपिक पढ़ लिया तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो कि भाई अब ये तो आ जाना चाहिए। बट अगेन जो फार्मेसी है, फार्मास्पिरिट, ये जो कोर्सेज है इन्होंने अपनी केस स्टडीज बनाई हुई है और प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छी हैं, आई एम श्योर। तो इफ यू आर गोइंग विद दोज कोर्सेज देन यू कैन गेट एक्सेस टू देम। अदरवाइज वो नहीं भी है तो आई बिलीव कि जब आप टॉपिक इतनी ढंग से पढ़ लेते हैं ना, देन यू डोंट नीड एक्स्ट्रा हेल्प कि मुझे वो, क्योंकि केस स्टडीज आर गोना बी टोटली डिफरेंट। केस स्टडी क्या होती है, एक पेशेंट का क्राइटेरिया है, राइट? तो वो सेम पेशेंट तो आपको नहीं देंगे ना हर बार, वो पेशेंट भी अलग होगा उसका। अगर एज, जैसे बच्चे हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए बच्चों की डोजेज डिफरेंट होती है, तो एवरी टाइम अ चाइल्ड कुड बी a 6 month, another time it could be a 2-year-old, another time it could be a 6-year-old. So information अगर आपको पता है, you can nail the case studies. और जितनी, अब जब क्वालिफाइंग पे आऊंगी तो ये बात और एक्सप्लेन कर दूंगी कि जितनी लंबी केस स्टडी होती है, मतलब जितना लंबा स्टोरी बताई हुई है, उतना आपके लिए अच्छा है। व्हाई? बिकॉज उतनी सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने मौजूद है। यू जस्ट हैव टू फिगर आउट अ फ्यू डिटेल्स ऑन योर ओन। जितनी छोटी केस स्टडी होती है उतना दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है कि इसके अंदर क्या था। फॉर एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर के, a guy came, a 40-year-old guy who's on NSAIDs who's on aspirin, for example, who takes aspirin, or you guys know why aspirin is used, I'm pretty sure you guys are familiar with it. वो prophylaxis therapy होती है, और मैं बता देती हूँ, it's fine, मुझे भी नहीं पता था भाई, 6 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो एस्पिरिन जो होती है प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी के लिए हम लोग देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मींस कि जब कोई चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें अ लॉट ऑफ पेशेंट हु हैज रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट फेलियर है, उनके फादर की डेथ प्रीमेच्योर एज में, प्रीमेच्योर मींस लेस देन 50, तो 50 के बाद अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, दैट इज समथिंग प्रेडिक्टेबल। ठीक है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, दैट इज समथिंग वी कैन प्रेडिक्ट के हो गया, मतलब डाइट भी खराब ही है सबकी, और यू नो, बट अगर 50 से पहले हो रही है, दैट मीन्स ही हैज सम एक्स्ट्रा जेनेटिक फैक्टर्स जो कि उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब ये बच्चा जो है, ये बंदा जिसके अब्बू की डेथ 50 से पहले हो गई, विच मीन्स ही इज एट हाई रिस्क हिमसेल्फ, he can get the same thing, so he needs some prophylaxis to help him prevent that. तो ऐसे केसेस में, अब जैसे उन्होंने इतनी स्टोरी बता दी और फैमिली हिस्ट्री में लिख दिया फादर्स डेथ एट 42 years old you with cardiovascular event, now you need to figure out that this guy is at high risk, he is taking aspirin, and he needs to figure out if he is taking long term aspirin and he takes another NSAID on top of it, like your brufen, अगर वो उसके साथ साथ ब्रूफिन भी किसी वजह से खा रहा है तो वो पेप्टिक अल्सर के रिस्क पे है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको खुद सब कमांड आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जब पढ़ेंगे सारी कमांड आ जाएगी, लेकिन द होल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज के फिगर आउट करना आए कि इतनी चीजों को लिंक करें किस तरह, कहाँ पेप्टिक अल्सर, कहाँ स्टमक ब्लीडिंग, कहाँ आपकी एस्पिरिन और कहाँ आपका हार्ट अटैक। तो ये सारी चीजें पढ़ के कनेक्ट करना तभी आएगा जब आपने बहुत अरसा सुकून इत्मीनान से तैयारी की भी होगी, और चीजें रिपीट भी होती हैं, एक टॉपिक की बात दूसरे टॉपिक में बार बार बताई जाएगी। आप पेप्टिक कल्चर पढ़ेंगे तो आपको बार बार बताएंगे, कोई पेशेंट अगर एस्पिरिन और NSAIDs लेता है तो वो हाई रिस्क पे है, और इस तरह की बार बार रेपिटेशन से यू कैन गेट अ ग्रिप ऑन दिस। तो जब इन सब से उठा के कोई भी केस अगर कोई बना देगा, इफ यू नो दैट NSAIDs make you prone to stomach bleeding, you know it. When you see in front of your eyes, you will figure it out. ठीक है, तो
केस स्टडीज का अलग से कोई मटेरियल मिलना इज नॉट, मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई हो. आई डोंट नो अबाउट दैट. ठीक है. एनीथिंग एल्स so far? Should we start preparation undergraduating? Okay, so this question, I was in my 5th semester. जो बिल्कुल हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं, नहीं 5th नहीं, 5th year में थी. एक सेमेस्टर पहले January, so 9th semester. I used to sit in LRC. Somebody sent me notes. मैंने रिसर्च शुरू कर दी थी कनाडा की उस वक्त, तो somebody sent me notes. मैं LRC में बैठ के, जब कुछ काम नहीं होता तो मैं वो नोट्स बैठ के यूं पढ़ रही होती थी और कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था. तो आई वुड से कि पढ़ सकते हैं अगर रिसोर्सेज अच्छी वाली हो. बहुत सारे लोग अच्छा क्वेश्चंस पे भी काफी रिलाई करते हैं कि वो जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट पेपर्स अप्रोच कर लेंगे, या अगर कोई पुराने क्वेश्चंस रिपीट, अलग से कोई नोट्स की फाइल बनी हुई है खाली उससे पढ़ लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, PEBC has prohibited the use of past papers. And if PBC gets to know that you are using past papers or circulating or you are into it, they can disqualify you for life. So don't go down that road before you know कि भाई मुझे जिसने, for example अगर आपको कहीं से मिला है कि भाई ये मेरा नाम नहीं आगे दे देगा, और मतलब it's dangerous. So at your own risk. लेकिन अगेन उससे फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि क्वेश्चंस कितने रिपीट हो जाएंगे एग्जाम में, 10-12 हो जाएंगे, चलो 30 हो जाएंगे. Out of 200 के 200 तो repeat नहीं आ रहे. What about the rest? If you do the past papers, you rely on those exactly. क्योंकि पता है कि ये तो exam questions है, हम यही बस रट्टे लगा लेते हैं. लेकिन you can't depend on it. वो गलत रूट पे बंदा चला जाता है और फिर माइंड बिल्कुल उसी क्वेश्चन को लर्न करने लगता है and you can't process different information. So don't go down that road before you're ready. ठीक है. और what you suggest, should we apply for masters first या पहले PBC के लिए क्लियर करें फिर बाद में मास्टर्स करें? मास्टर्स कनाडा में करना है या पाकिस्तान में ही रहना है? I don't know. I mean PBC एक अलग जर्नी है, मास्टर्स एक अलग जर्नी है. I think कि आपको मास्टर्स की डिग्री उसमें हेल्प कर सकती है इमिग्रेशन प्रोसेस में, I believe. ये मतलब अगर कोई उसके स्किल क्या होता है वो एक्सप्रेस एंट्री अगर उसके थ्रू आ रहा है तो उसमें तो पॉइंट्स ऐड होते हैं, राइट? Like if you're a graduate, you add your points. If you have experience, you add your points. Masters, I'm sure, will help there, but it's two roads. Okay, so मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि if you have a pharmacy degree, so आपके points technically equal होते हैं to a masters. आप उसके बाद masters करें तो it is not, वो points में help नहीं करता until और unless आप PhD ना करें. So एक 4 साल का B pharmacy और 5 साल की जो डिग्री है वो masters के, वो उसको categorize, वो उसको masters के equivalent करते हैं to give points. So you don't, I mean, you can do it, but it won't help you in this journey. It's a different path. Okay. Can we work as assistant pharmacist while preparing? Definitely. I am one example. I am an assistant pharmacist and I am still in the process. So yes, you can do it. Masters from Canada. Okay. So I don't think I have anyone who is doing masters at the moment here, but I can look around and find somebody. अगर मुझे कोई friend या कोई contact मिल जाता है who is doing masters from here, then I can let you know. But again, वो journey और PBC journey are two different things. PBC आपको doors open कर रहा है for whatever jobs here that require a licensed pharmacist. ठीक है, तो जब तक आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है शुरू से, तो आप बहुत सारी जॉब्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. A lot of jobs are here जो नहीं रिक्वायर करती हैं कि you are, जैसे I think my friend she was in Dubai and she did masters from Dubai and she was in pharmaceutical industry. उसने pharmacy किया पहले पाकिस्तान से and then she was working for some pharmaceutical firm in Dubai. Based on that experience, she got a job here at Baxter. I'm sure you know Baxter. तो उस जॉब के लिए उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. But now, after 2 years, 3 years, she is giving the licensing process because वो कह रही है मेरे पास options बहुत limited हैं. If I leave this job at some point,
व्हाट नेक्स्ट, मतलब मुझे फिर उसी रूट पे जाना पड़ेगा कि मैं ऐसी फार्मासिस्ट की जॉब्स ढूंढूं जो मेरी फील्ड की भी हो लेकिन उसमें लाइसेंस भी नहीं चाहिए हो। ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे। इवन वॉलंटियर करने के लिए भी दे नीड यू टू हैव अ फार्मेसी बैकग्राउंड। मोस्टली जब मैं स्टार्ट किया था यहाँ आई थी और कोशिश की थी कि भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ी सी नॉलेज, वो आने ही नहीं देते थे। No, did you give your exams? I planned to, but I didn't yet. Oh, please do the exams first. I mean, it's not a criteria कि ये नहीं है तो नहीं मिलेगी, लेकिन you're restricted. और फिर जब मैंने बाद में अप्लाई करना शुरू किया, after I cleared my EE, a lot of friends got after that. A lot of friends got after MCQ. I was one of them. I got after MCQ. वो फौरन उन्होंने hire कर लिया क्योंकि MCQ clear किया हुआ था. It helps, but लाइसेंस इज समथिंग जहां अगर आपने एक्चुअल फार्मासिस्ट की जॉब ढूंढनी है वो तो फिर हो ही नहीं सकती लाइसेंस के बगैर। सो माइट एज वेल डू इट फर्स्ट बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स सो दैट योर डोर्स आर ओपन वंस यू आर डन विद इट। ओके, एज क्राइटेरिया, I don't know. I haven't seen any pharmacists retire around 65 here. So I'm sure you have a long age before you can worry about that. तो मेरा नहीं ख्याल कि age का कोई मसला है। Perks of being registered in Ontario and in other provinces. Okay, तो इसके बारे में हम end पे बात करेंगे, ठीक है? Licensing finish कर लें and then we can talk about it. Okay, ठीक है, तो EE तक बात खत्म हुई। अब फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, लेट्स अज्यूम कि आपने EE अच्छी तरह पढ़ा, you did your best, and inshallah you clear in your first attempt, which a lot of people do, so it's completely doable. Don't panic. हो गया EE, अब बारी आती है MCQ की। अब आपको बिल्कुल एक अलग सिचुएशन से गुजरना है। ओके, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट एग्जाम कंपेयर टू EE। EE के पोर्शंस में मतलब बहुत सारी जैसे थेरेप्यूटिक तो नहीं लेकिन थ्योरेटिकल चीजें जैसे फिजियोलॉजी है, एनाटमी है, जो बिल्कुल बेसिक्स हैं। इवैल्यूएशन एग्जाम इज जजिंग कि आपकी फार्मडी कितनी अच्छी हुई है, राइट? तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आपने फार्मडी में पढ़े हुए हैं वो उससे रिलेटेड है, ठीक है? यू क्लियर्ड इट, दैट मींस दे नो यू नो इट। अब क्वालिफाइंग की जब बात आती है ना, दिस एग्जाम judges you if you have the competencies to work as a pharmacist in Canada. Now, once you have cleared evaluation, they expect you to know a lot of basics, so they won't go into basics anymore. That's why we say कि ये वाला exam is more intense. It's difficult. I will not at all lie about it. It's very difficult, but fear बहुत ज्यादा होता है इस एग्जाम का, because it is hard and it is intimidating, and a lot of people including me didn't know कि भाई इसको करें किस तरह, क्योंकि केस स्टडीज आ रही हैं। और अगेन जो पहले जिस तरह क्वेश्चन आया था कि केस स्टडीज की तो कोई रेफरेंस ही मौजूद नहीं है, क्या होगा? तो सॉरी, तो उसके लिए मुझे लगता है कि thorough studying. What I did, I can share my personal journey first, and then we can go on how everybody else like सब करते हैं। First of all, फीस की 825 Canadian dollars है, ठीक है? इस एग्जाम का ब्लूप्रिंट जिस तरह उसमें फिजियोलॉजिकल, एनाटमी और वो सारे सब्जेक्ट्स थे, इसमें कॉम्पिटेंसीज हैं। कॉम्पिटेंसीज में जैसे एक पेशेंट केयर की कॉम्पिटेंसी है, एक आपकी काउंसलिंग की कॉम्पिटेंसी है, एक आपकी कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी। देयर आर 9 कॉम्पिटेंसीज, इसका लिंक साथ में अटैच हुआ हुआ है, ठीक है? और इन कॉम्पिटेंसीज में जब आपको केस स्टडी देते हैं ना, दे आर सो स्मार्ट that on one case they can judge you on those 9 areas के इस pharmacist को, जैसे वो आपको इस तरह देंगे, a patient comes to you, now they are assuming that you are a pharmacist who's standing in a community setting and now you're dealing with patients, ठीक है? तो एग्जाम अब ऐसा आएगा कि आप फार्मासिस्ट हैं और आपने अपनी जजमेंट की बेसिस पे अपने आंसर्स करने, ठीक है? तो आएगा कि for example, a patient comes to you and he says, oh, my child is sick, for he has fever for the past 2 days, and it's and what do I do? So what do you recommend as a pharmacist? अब पहला सवाल भाई, फीवर था कितना? फीवर कंसिडर होता है जब टेम्परेचर 38.5 डिग्री से ऊपर जाए,
a lot of मैं भी ऐसे ही करती हूँ अपने बच्चे के साथ कि इसको माथा जरा सा गर्म हो, इसको तो बुखार हो रहा है। तो बुखार तब होता है जब 38 से ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू नो, यू नीड टू आस्क व्हाट वाज, डिड यू टेक द रीडिंग, कैन यू टेल मी द रीडिंग अबाउट इट। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे, अच्छा लेट्स से इट वाज 39, ओके यस दिस नीड्स अ रेफरल। उसके बाद आप पूछेंगे डज ही हैव एनी अदर सिम्टम्स, डज ही लुक इन पेन, वो कहीं ईयर पेन तो नहीं है। अ लॉट ऑफ बेबीज गेट ओटाइटिस मीडिया, that's very common in babies. मतलब you have to figure out how to deal with the patient, ठीक है। तो जो क्वालिफाइंग एग्जाम के सारे केसेस इसी तरह के होते हैं, और इसकी तैयारी के लिए आई डोंट थिंक इसकी के प्रेप कोर्स के अलावा कोई इसकी तैयारी कर सकता है। मुझे लगता है, मैं तो हरगिज सोच भी नहीं सकती थी कि मैं खुद से पढ़ लूं। क्या पढ़ लूं? सीटीसी पढ़ लूंगी, अच्छा ठीक है सीटीएमए भी पढ़ लूंगी, लेकिन भाई स्टिल हाउ टू डील में प्रोसेस किस तरह करूं। तो आई फॉर वन, आई थिंक ऑल माय फ्रेंड्स टुक कोर्सेज फॉर क्वालिफाइंग। एज फार जितनी मेरी नॉलेज है, सब लोगों ने कोई ना कोई कोर्स, सबने डिफरेंट डिफरेंट लिया जिसको जो समझ में आया, लेकिन सबने प्रेप कोर्सेज लिए। सो फॉर दिस वन आई डोंट नो इफ यू कैन डू इट विदाउट अ प्रेप कोर्स। I don't know. Look around, research. If people can do it, then so can you. But look around. I for one took Pharmacist, the third one. और हर कोर्स में सिनेरियो सेम है कि भाई टीचर्स भी होंगे और वीडियोस भी होंगी और केस स्टडी की एग्जांपल्स भी होंगी। तो प्रेप कोर्स कौन सा वाला ले, दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस। यू कैन लुक एट देयर वेबसाइट्स, यू कैन ईमेल देम, कॉन्टैक्ट देम, प्राइसेस देख लें, compare कर लें and do your own selection. It doesn't matter which prep course you take. All are good. तो फार्मा स्पिरिट का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें इस तरह से होता है कि एक ही टीचर थे और ही इज अ फार्मासिस्ट हिमसेल्फ एंड ही टॉट ऑल द सब्जेक्ट्स। तो टॉट में अ लॉट ऑफ पार्ट वाज जस्ट वीडियोस, जैसे एक वीडियो बनी हुई है और वो मैं देख लूंगी एंड आई कैन प्रिपेयर थ्रू दैट। अ लॉट ऑफ पार्ट इज क्लास में कवर होने वाला। उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट की क्लासेस दी हैं। सो द होल ड्यूरेशन ऑफ कितना अरसा उनका, जनवरी में स्टार्ट हुआ है और आई थिंक मई में उनका कोर्स एंड हुआ है। सो द इंटायर टाइम वीकेंड पे उनकी क्लासेस होती थी। ऑल ही टॉट एक्चुअल लाइव डिस्कशंस वाज मैनेजमेंट। So that tells you how important and crucial the management portion is, and that goes same for EE as well. वहां पे ऐसा नहीं होगा कि पूरा मैनेजमेंट है, बट पहले फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने EE का किया था, आई डिडंट थिंक मैनेजमेंट वाज दैट इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा ठीक है, जो मटेरियल उनका मिल गया फार्मा चीफ से वो लर्न कर लिया और देख लिया, बट जब किया है एग्जाम में तो पता चला है ना कि ये तो इतना सारा भी है और इम्पोर्टेंट भी लग रहा है। मतलब वो आपको सिखा रहे हैं कि हाउ डू यू कम्युनिकेट द इश्यूज विद द पेशेंट। ये तो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता कि भाई अगर पेशेंट्स आके फार्मेसी में बार्ज करते हैं और वो शाउट करते हैं, इट्स वेरी कॉमन, आई गो थ्रू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो इट्स वेरी कॉमन। तो अब मुझे उनसे डील में आगे से लड़ाई भी नहीं कर सकती, मैं आगे से उनको गलत भी नहीं कह सकती। पेशेंट्स आर ऑलवेज राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। But so how do we interact in a professional way? Something like that is covered in your management portion, ठीक है। तो और क्वालिफाइंग एग्जाम में केस स्टडीज ही हैं और इसकी ग्रेडिंग जो होती है, इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया अलग नहीं हो सकता क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव एग्जाम। और इसमें इस तरह से होता है कि आपके और जितने ग्रेजुएट्स हैं सबका पेपर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। It's not the same, but they know the difficulty level of the exam and they judge you based on what or how the first one performed. जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आ गए, this tells के इन फार्मासिस्ट में या इन ग्रेजुएट्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो ये ग्रेड ला सकते हैं। Based on that, they will judge the rest of the students. So that's how it makes it tricky कि ये क्या हो गया। लेकिन अगेन आई बिलीव जब एग्जाम दे दिया और मुझे क्या पता कि मेरे जो जिस तरह मैंने जज किया है, मुझे क्या पता कि दूसरे ने उसी तरह आंसर्स दिए या नहीं दिए, हो सकता है उसके डिफरेंट हो। मैंने क्लियर कर लिया, विच मीन्स मेरी नॉलेज इतनी स्ट्रांग थी और मेरी जज करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग थी। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। डोंट फोकस कि ये तो कंपैरेटिव एग्जाम है
और भाई मैं क्या, वो तो उसने मुझसे अच्छा कर लिया तो क्या होगा, मतलब ये सोच के एग्जाम नहीं दें, ये तो गलत अप्रोच है। आपको वो मिलेगा जो आप करेंगे, दैट्स इट। और इस एग्जाम को रश करने की तो बिल्कुल भी, किसी भी एग्जाम को रश करने की कोई वो नहीं है, लेकिन ये वाला तो खास तौर पे, because it takes a lot of practice, a lot of revisions, a lot more than what you did in EE. That's why I took a year to give this exam. मैंने जनवरी दिसंबर से पढ़ना, 1 दिसंबर से पढ़ना शुरू किया था और मैंने उसके बाद वाले नवंबर में एग्जाम दिया। मुझे तब भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैंने इतना अच्छा कर लिया कि मैं एग्जाम दे दूं। My husband pushed me कि now you're ready, you cannot do anything more than that. बहुत हो गया, अब दे दो, just see. And then I gave it and I cleared it. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ki help thi. But I prepared myself enough before going to this exam. So that's how it is. Calculations EE में भी आती हैं, calculations इस वाले में भी आती हैं। Calculations में जैसे आपके for example C1, V1, C2, V2 बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो फार्मेसी में इतना अप्लाई होता है कंपाउंडिंग करते वक्त, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आती हैं। और डोजेज फॉर्म की के ये अभी आई एम श्योर आप लोगों को नहीं इसका अंदाजा होगा, बट व्हेन यू स्टडी मॉर्फिन की कन्वर्जन्स की बहुत कैलकुलेशंस आती हैं कि व्हेन अ पेशेंट इज स्विच्ड फ्रॉम फेंटेनिल टू मॉर्फिन, हाउ आर यू गोना एडजस्ट द डोज, एंड इसका बहुत आता है पार्ट। स्टीरॉइड टेपरिंग की बहुत ही, मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रही हूँ कि कैलकुलेशंस हैं क्या। आई एम श्योर जो भी आप प्रेप कोर्स लेंगे उसमें पूरे पूरे उन्होंने बनाए हुए होते हैं सेट, क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके साथ आंसर्स भी होते हैं। आप प्रैक्टिस करके अपने आप को जज करके प्रैक्टिस उस पे कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको इन्हीं कोर्सेज में से कहीं से मिल जाएंगे, नहीं तो आई थिंक इसके तो भी सर्कुलेट कर रहे हो तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए। और इस तरह के आते हैं, स्टीरॉइड टेपरिंग के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो हम एब्रप्टली स्टॉप नहीं कर सकते पेशेंट में, ठीक है। जैसे आपकी कोर्टिसोन इंजेक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई अगर कोर्टिसोन पिल्स पे है उसको आप राइट अवे स्टॉप नहीं कर सकते। अगर वो 75 मिलीग्राम की डोज लेता आ रहा है, यू कैन नॉट एब्रप्टली स्टॉप, यू हैव टू टेपर डाउन 5 मिलीग्राम एट अ टाइम। पहले 70 करेंगे, फिर अगले हफ्ते 65 करेंगे, फिर 60। तो how many days would it take and how many milligram is he taking per day, blah blah blah, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और डोजेज कन्वर्जन के आते हैं कि ये मेडिकेशन आपकी लिक्विड में अवेलेबल है और इसका आपने बच्चे को डोज देना है। फॉर एग्जांपल क्लेरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन आपकी जो होती है वो आपकी चाइल्ड डोज कुछ और है, अडल्ट डोज कुछ और है, तो आप 5 मिलीग्राम को ml में पहले कन्वर्ट करेंगे कि 1 टीस्पून इज 5 ml, and then you will judge कि उस 5 ml में कितने मिलीग्राम ऑफ क्लेरिथ्रोमाइसिन मौजूद है, क्योंकि आपका लिक्विड भी साथ में डाला हुआ है। सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बाकी क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट ये है कि स्केड्यूल्स, आई थिंक मैं उसके बाद भी बता सकती हूँ, आई थिंक इट्स गुड दैट आई टेल इट राइट नाउ कि ये एग्जाम्स ऐसे नहीं है कि हम एक रात पढ़ के दे दें या इवन 1 महीना पढ़ के देते हैं। प्लीज डोंट गो दैट रूट। ये हम लोगों की बहुत आदत होती है, बिकॉज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, हमने भी ऐसे दिए हैं। तो you need your time and energy to give this, to give it to this. तो उसको करने का सबसे आसान तरीका है, you make yourself schedules based on your time. Let's say for example, I'm making a schedule for 1 month. I believe कि next month इस date को मेरा ये complete हो जाना चाहिए. How will I do that? I will divide the topics by the number of days, so I can get how many topics am I supposed to cover in 1 day. What topics, that doesn't matter. मेरी अप्रोच ये होती थी कि मुझे मिलते जुलते टॉपिक साथ नहीं करने, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं कंफ्यूज कर दूंगी। तो एक मैं पेप्टिक अल्सर कर रही हूँ तो मैं साथ में कैंडिडियासिस कर लूंगी। I'm just giving an example, ठीक है। Shuffling between topics, that's your call. Whatever you want to do, you do you. But daily targets और उनको follow करना, this led to the completion of my courses every time I tried. और यही अप्रोच मैंने अपनी फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे बाद एग्जाम्स दिए हैं उनसे शेयर किया, माशाल्लाह दे ऑल क्लियर्ड इट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस अप्रोच इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, दैट्स व्हाट आई मीन टू से हियर। तो मेक योरसेल्फ स्केड्यूल्स,
जितना मटेरियल है पहले सिलेबस देखा, उसके टॉपिक्स देखे, और मैं तो लिटरली इतनी क्या अपने लिए वर्ड यूज करूं, क्रेजी थी कि 100 टॉपिक्स हैं, तो मैं लिटरली 100 डिवाइडेड बाय व्हाटएवर डेज, कि मैंने 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट करना है फॉर एग्जांपल, उसके बाद के 2 महीने मैंने ये एक दफा और करना है, उसके बाद के 2 महीने मैंने ये फिर से एक दफा और करना है। दैट्स हाउ आई डिड माय स्टडी। जो मैं कह रही हूँ कि 1 साल पढ़ा है, वो 1 साल इस तरह लगा है कि डिवाइड किया है। आई थिंक पहले 2 मंथ्स एट अ टाइम वही पूरा कोर्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग कैलकुलेशन, इंक्लूडिंग थेरेप्यूटिक्स, सब कुछ। लेट्स से 2 बुक्स है, तो ये 2 बुक्स मैंने ये 2 महीने में कंप्लीट की, 1 बुक ईच मंथ। और फिर जब मार्च से मई आया, तो मई के बाद फिर जून जुलाई मैंने इन दोनों बुक्स को फिर से किया, फिर मैंने अगस्त सितंबर एक दफा और किया, फिर मैंने अक्टूबर नवंबर में, तो नवंबर में एग्जाम था, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बार बार करते हैं तो चीजें और माइंड दोनों आसान होती हैं और खुलता है। ठीक है, तो दिस अप्रोच हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड प्लीज फॉलो दिस अप्रोच फॉर एनी एग्जाम यू आर गिविंग एवर। दिस हेल्प्स। बस पुश करके कि नहीं, अब उसके लिए कभी रातों में जागना पड़ रहा है, कभी फजर में उठना पड़ रहा है, कभी बेटा मेरा खाना खा रहा है तो उसके बीच में कर रही हूँ। इट डिपेंड्स, अब दिन में टाइम भी इतना नहीं होता था, बट यू हैव टू जस्ट स्क्वीज इन। दैट्स हाउ यू कैन फिनिश, क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत डिटेल होती है। सो इन ऑर्डर टू कवर दोस यू नीड अ टाइमलाइन एंड अ फ्रेमवर्क। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम पार्ट 2, व्हिच इज योर ऑस्की, व्हिच आई एम सपोज्ड टू गिव इन नवंबर इंशाल्लाह। सॉरी, okay, one moment, I have to stop this. अजान हो रही है। I think we have to wait for it to finish. One moment, give me 1 moment. Okay. अच्छा, तो ऑस्की के लिए इट्स डिफरेंट, क्योंकि ऑस्की तो आपका स्टेशन टेस्ट है। जैसे हमारी मैं सोच रही थी, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था कि हम एनाटमी में क्या करते थे, वो जो लैब्स होती थी एनाटमी की फाइनल सेमेस्टर में, राफे, व्हाट वाज दैट कॉल्ड, जो जाके स्टेशन पे मैम वो जो क्या कहते थे? फार्मास्यूटिक्स और एनाटॉमी की होती थी वो ऑस्कीज ही होती थी। उसको ऑस्की कहते थे? ऑस्की ही कहते थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ करके इस तरह से। ऑस्पी आई होती थी या कुछ क्या इससे। नाम होता था, मैं तो नाम ही कब से सोच रही हूँ, सर तलहा उसको क्या बोलते थे, पता नहीं, हमने भी वही बोला था, और आई जस्ट डोंट रिमेम्बर कि क्या होता था। बट द होल पॉइंट इज, आप गए, एक स्टेशन है, यू हैव टू फिनिश दैट स्टेशन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो ऑस्की इस तरह से होता है। ऑस्की की फीस सबसे एक्सपेंसिव को ये वाला एग्जाम है, बाकी सब फिर भी इससे कम है। दिस वन इज $1855 कैनेडियन। और इसके जो स्टेशन, इसकी लिंक भी whatever I'm talking guys, except for the preparation के क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी लिंक्स मौजूद हैं, और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लिंक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके जो केसेस होते हैं, जितना अब इससे मैंने भी अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है और रिसर्च भी की हुई है, इसलिए उसकी बेसिस पे ये मैं बता सकती हूँ। पढ़ाई में आई एम यूजिंग CTMA. I am not taking any course so far because I have to take the exam in November. तो अगर कोई कोर्स लेना भी होगा, so I'm going to take the next session, which is August, September, something like that. तो क्योंकि ऑस्की के लिए everybody says, मेरी एक फार्मासिस्ट से भी मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो she said कि ऑस्की is everything practical. By the time you are giving OSCE, they expect you to know the entire therapeutics, so they won't ask you therapeutic questions anymore. उनको पता है कि आप ये एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं ना, क्वालिफाइंग वाला, तो आपको आता है। तो अब ऑस्की क्या होगा कि वो आपको पेशेंट आएगा, वहां पे स्लाइड्स होती थी, यहाँ पे पेशेंट आता है। ठीक है, तो एनाटमी वाले से आप इसको कंपेयर करके इमेजिन। ओ माय गॉड, माय गूगल इज लाइक डूइंग ऑल द अजान्स।
Zohar time here. I have to wait. Okay, start. Okay, अच्छा तो कहाँ जी मैं, हाँ स्टेशन पे। अच्छा, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि इट्स ऑल सम केसेस आर इंटरैक्टिव एंड सम आर नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव केसेस वो होते हैं जिसमें आपके पास एक पेशेंट आया है और वो अपनी कंप्लेन लेके आया है, पीबीसी की वेबसाइट पे उसके सैंपल स्टेशंस मौजूद हैं। कोई नहीं बोला करो। और किसी को डांट पड़ गई। It's okay. अच्छा, तो पेशेंट कि पेशेंट जैसे पीबीसी के जो सैंपल क्वेश्चंस है उसमें एक केस है कि फर्स्ट यू एंटर एज अ फार्मासिस्ट और आप उनको अपना बताएंगे, हाय फॉर एग्जांपल मी, हाय माय नेम इज तुलू, आई एम योर फार्मासिस्ट टुडे, प्लीज हैव अ सीट। वो बैठ गए, उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया, आपने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। वो आपको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ओपियोइड्स एंड मैं एक पिल लेता हूँ और मैं पूरा दिन लेता हूँ, ये स्टेशन है, मैंने अभी सॉल्व किया था परसों। So what it means is like the patient is complaining कि he's taking extended release morphine, which extended release means कि आप सुबह लेते हैं उसका इफेक्ट रात तक रहता है, and then रात वाली लेते हैं तो उसका सुबह तक रहता है, तो it's dosaged like twice a day। अब उसके बीच में वो कहते हैं कि मुझे फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है शाम के टाइम, which means it's breakthrough pain. That's a lot of time it happens. Another example of the same case could be your Parkinson disease. उसमें भी जैसे लीवोडोपा लेते हैं उनके ट्रेमर्स वगैरह स्टॉप करने के लिए, तो वो बाय द टाइम एंड होने लगते बीच में किसी भी टाइम उनके सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू इफेक्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि मेरी डॉक्टर ने मुझे अनदर मॉर्फिन दे दी है और अब मैं ये 2 साथ ले सकता हूँ और मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। You know, now you as a pharmacist have to tell him what is breakthrough pain, and the one that somebody gave you another time कि आपको उन्होंने another एक मॉर्फिन की preparation दे दी है, so that means कि वो immediate release है, that won't be as long in your body as the other one. So you don't worry about increased dosage. वो prescriber ने बहुत सोच समझ के आपको दिए। You need to calm the patient down. You need to ask appropriate questions. You need to know how to sort this out. ये होते हैं example interactive station की। नॉन इंटरएक्टिव स्टेशन आपका इस तरह से आ सकता है कि जैसे हमारी फार्मेसी में a lot of time it happens कि when the pharmacist is checking the final dosage form, उस पॉइंट पे उनको लगता है कि कैप्सूल्स होनी चाहिए थी, टैबलेट्स क्यों हैं दोनों सेम, the drug is the same, but somehow some patients cannot swallow capsules due to dysphagia, or you know, one of my friend Rija, she cannot take capsules, she just cannot. So in those cases you're not supposed to give that patient capsule, वो लेगा ही नहीं। In those cases you have to make sure कि आप उसको टैबलेट दें या लिक्विड दें या कुछ और दें जो वो एक्चुअली ले, उससे फिर पेशेंट कंप्लायंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। So this is something which is called non-interactive, इसमें आपने पेशेंट से बातें ज्यादा नहीं करनी, आपने खुद ही अपनी जजमेंट से डिसाइड करना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें अगेन जो पॉइंट है, फोकस ऑन पेशेंट काउंसलिंग, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, दिस इज entirely what we do in the pharmacy all day long. So for somebody who has done some kind of work as an assistant, as a volunteer, as a clerk in the pharmacy, anybody who looks at a pharmacist dealing with the patient can know कि क्या आ रहा है। तो इस तरह से होता है। और इसकी तैयारी के लिए रेफरेंसेस वो देते हैं आपको, इसमें माइनर एलिमेंट्स के लिए नहीं मिलता है, बट द सीटीसी रेफरेंस, लाइक जो भी केस होता है, फॉर एग्जांपल ये मॉर्फिन का केस है, तो सीटीसी जो बुक है रेफरेंस वाली, उसका मॉर्फिन का चैप्टर डाउनलोड करके प्रिंट करके वो आपके स्टेशन पे रख देंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए कि उस 7 मिनट, ईच स्टेशन का टाइम 7 मिनट है, और उस 7 मिनट्स में यू हैव टू फिगर आउट कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगी, और तो उसको शक्ल किस तरह से करना है और उसको आंसर किस तरीके से ढूंढना है, ये सारी चीजों में आपकी ट्रेनिंग होती है। दिस इज व्हाट द प्रिपरेशन ऑफ OSCE लुक्स लाइक, ठीक है। इंशाल्लाह, होप आई क्लियर, होप यू ऑल क्लियर, इंशाल्लाह वन डे वी ऑल विल गेट थ्रू दिस। और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, अब इसमें जब हम फार्मेसी गेटवे जो मैंने आपको वेबसाइट फर्स्ट बताई थी,
वो जब ओपन करते हैं ना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। उसमें सारे स्टेप्स ऑफ लाइसेंसर हैं कि कौन से स्टेप्स कंपलसरी हैं, कौन से स्टेप्स पहले करने हैं, बाद में करने हैं। इट्स अ वेरी गुड फ्लो चार्ट एंड इट गिव्स यू योर स्टेटस कि आप कहाँ हैं अभी। तो उसकी डायग्राम में भी ये बात मेंशन्ड है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, आइल्स और ब्रिजिंग प्रोग्राम, ये तीनों वो नहीं है कि it's something, it depends IELTS और आपका जो IELTS especially बिल्कुल लास्ट में वो मांग रहे हैं. It's not something you need to do in the first place, as I said before. Bridging program अल्बर्टा में compulsory mandatory है, ब्रिटिश कोलंबिया में mandatory है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए mandatory है जिनका qualifying exam either part 1 और part 2 first attempt में clear ना हुआ. Those students will have to go through IPG before getting their license. लेकिन ओंटारियो में रहते हुए अगर किसी के दोनों parts of the exam first attempt में clear हो जाते हैं, he doesn't have to do IPG. ठीक है, इसी तरीके से jurisprudence है. jurisprudence में ये उन्होंने categorize नहीं किया हुआ कि कौन देगा कौन नहीं देगा, देंगे सब, पर it's very basic and final and small kind of exam. और इसके लिए आपकी फी जो होती है $158 है, ठीक है. और इसकी तैयारी के लिए ओंटारियो कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट पे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है. उस पे मॉड्यूल्स हैं कि आपने उससे तैयारी की, उसी पे आपने एग्जाम दे दिया. इट्स नॉट अ मेजर, जिसको हम कहते हैं ना ये मेजर एग्जाम है, वैसा नहीं होता, ठीक है. मैंने भी अभी तक नहीं दिया है. आई एम गोना गिव इट आफ्टर माय OSCE इंशाल्लाह. तो क्योंकि वही लोग एलिजिबल हैं जो अपना क्वालिफाइंग एग्जाम कर चुके हैं. jurisprudence से आप क्वालिफाइंग से पहले कर ही नहीं सकते. So that's why I couldn't do it. Otherwise, I would have done it in the last year at some point. तो इसलिए ये बाद में आता है. तो ये वाली चीजें by the time you get there, you will figure it out. अच्छा जी, अब आते हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम. ब्रिजिंग प्रोग्राम जहाँ पे मैंडेटरी है, लाइक फॉर एग्जांपल यू मूविंग टू अल्बर्टा, वहाँ पे आप आई थिंक इट्स प्रेफरेबल कि आप अपने क्वालिफाइंग एग्जाम से पहले ही कर लें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन. तो ब्रिजिंग प्रोग्राम इस तरीके से होता है, इट्स अ फुल टाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है. उसमें आपको इतने सारे आवर्स, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि पर सेमेस्टर जैसे सितंबर से दिसंबर तक का है, तो उसमें आपको 32 आवर्स पर वीक जाना भी है, पढ़ना भी है, लैब्स भी लेनी है. मतलब इट्स अ फुल टाइम थिंग दैट पीपल struggle a lot when they're working full time and they have to do IPG. तो अब तो कोविड की वजह से things have become a little easier because they're online as well. But कि आपको भाई physically वहाँ पे नहीं होना कि आप दिन की जॉब ले लें या आप another time रात की जॉब ले लें, so you can maybe do it. But ये कि workload बहुत ज़्यादा होता है, और my friend did it just recently. और but she says it's worth it because इसकी तैयारी वो they're making you a Canadian pharmacist basically. Bridging program means they're helping you bridge your information from Pakistan or any other country to Canada. So they're gonna deal वो पढ़ाते नहीं है. That's another misconception I think I should discuss कि जिस तरीके से पढ़ना हम एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं कि टीचर है, पेप्टिकल सर में बड़ा कॉमन केस है इसलिए मैं बार बार वही नाम लेते, कुछ और ले लेते. मेनिंजाइटिस है, वो टीचर आपको पूरा मेनिंजाइटिस के माइक्रोब्स पढ़ा रहा है और फिर उसकी फर्स्ट लाइन थेरेपी बता रहा है और फिर उसकी एज लिमिट्स बता रहा है XYZ. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे they expect you to know what meningitis is, but they're gonna deal how meningitis is treated, किस तरीके से पेशेंट्स को लाना है, किस तरीके से पेशेंट्स के साथ डील करना है. इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडीइंग. तो इसमें असल आसानी ये हो जाती है कि ये लोग सॉफ्टवेयर लर्निंग जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये वो सॉफ्टवेयर करवा देते हैं प्रैक्टिस जो फार्मेसी में यूज होता है. लाइक माय फार्मेसी यूजेस स्क्रोल. इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर्स इन हियर कनाडा. और उसके अलावा और भी हैं बहुत सारे. शॉपर्स ड्रग मार्ट का अगर किसी ने नाम सुना है, इट्स अ बिग फार्मेसी चेन हियर. वो उनका अपना एक सॉफ्टवेयर है. मतलब सॉफ्टवेयर मीन कि वो उनका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम. हर फार्मेसी का एक होता है, उसमें आपकी पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसी से प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट होके आती है, उसी से सारी उसमें इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन है. सो इट्स डिफरेंट, ठीक है. तो वो सारी चीजें ये करवा देते हैं. तो आफ्टर यू डू द ब्रिजिंग प्रोग्राम, यू ऑलरेडी नो द सॉफ्टवेयर, यू नो हाउ टू डील विद द पेशेंट्स, you know how to work as a pharmacist. You're pretty much a pharmacist. इसके बाद अगर कोई एग्जाम्स देगा तो आई एम श्योर उसको
पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, I mean आसानी हो जाएगी। So for anyone जिसके लिए ये कंपल्सरी है अब, तो पहले ये दे दें, फिर एग्जाम कर लें, तो आई थिंक ज्यादा बेहतर है, आसानी हो जाएगी। ठीक है। और अच्छा, इसमें जो ओंटारियो ब्रिजिंग पार्टिसिपेट असिस्टेंट प्रोग्राम है, ये वाला समझे इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बर्सरी। ठीक है। बर्सरी में वो आपको कुछ ना कुछ फंडिंग देते हैं बेस्ड ऑन योर ओन सिचुएशन। इसके लिए मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स वो काउंट करते हैं कि भाई अगर आप ब्रिजिंग प्रोग्राम को $15,000 स्प्लिट कर लें समवेयर बिटवीन 7,000 प्लस पर सेमेस्टर, तो वो अगर आप ब्रिजिंग को दे रहे हैं तो व्हाट एल्स आर यू डूइंग बिकॉज यू गोइंग टू द एग्जाम। तो आप अपना, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप उनको चाइल्ड केयर में छोड़ रहे हैं, उसकी कॉस्ट है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप जॉब नहीं कर पा रहे उसकी वजह से, तो आपके पास उसके पैसे नहीं है। तो दे विल जज यू बेस्ड ऑन योर केस, एंड इफ दे थिंक कि आप क्वालिफाई करते हैं कि यू डोंट हैव फंड्स, they will give some money back to you. You have to pay it first and then they will calculate it and then they will see कि आप इसकी वजह से बहुत सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, they will give some amount back to you. It's a case to case basis. It's not entire one shoe fits all situation. ये हर एक का different होता है। ठीक है। और for anybody who is a citizen here and who has taken OSAP अगर किसी को नहीं पता है तो जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी करते हैं, यूनिवर्सिटी में कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से OSAP मिल जाता है, लाइक ओंटारियो फंडिंग व्हाटएवर। तो वो आपका पूरा यूनिवर्सिटी का कोर्स कवर करते हैं एंड देन यू हैव टू पे देम बैक 1 year आफ्टर यू ग्रेजुएट। तो ऐसा ऐसा करके आप उनको पे करते हैं। तो अगर किसी ने OSAP लिया हुआ है वो ये नहीं ले सकता, ही डजंट क्वालिफाई। इट्स जस्ट अ पॉइंट दैट आई थॉट आई शुड मेक इट क्लियर कि पता हो कि at one point they're giving you one kind of money, they're not giving you everything। ठीक है। That's it. Restrictions again, वही personal income अगर आपकी कितनी है, या child care utilities, that's the same thing I just talked about। ठीक है। Mandatory भी हमें पता है, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पे उनके लिए जिनका एग्जाम फेल हो गया, क्वालिफाइंग नॉट द इवैल्यूएशन। और क्वालिफाइंग की भी दोनों पार्ट्स, जैसे मैंने अगर MCQ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे अगर OSCE फेल हो गया तो मुझे ये करना पड़ जाएगा, और अगर OSCE फेल नहीं हुआ इंशाल्लाह क्लियर हो गया तो फिर मुझे नहीं करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। एंड देन व्हाट एल्स, दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन विद दिस स्लाइड। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगेन, इसकी वैलिडिटी मैंने पहले ही बताया था 2 years होती है। IELTS और TOEFL 2 ऑप्शंस हैं, पिक व्हाट यू लाइक, और दोनों इसमें एक्सेप्टेबल है। इसकी लिंक भी साथ में अटैच की हुई है, एंड डू इट later when you're pretty much done with most of your stuff. That's it. I'm done. Bring it on. Okay. Where do we begin with the questions? Is there any other process for applying as an assistant pharmacist? Process इस तरह से नहीं है, but I mean आप जॉब के जो अगर if you're in Canada already, तो जो Indeed है और LinkedIn है, जो जॉब के सर्च इंजन्स होते हैं वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। But I think what helps is when you go in person, so they meet you, so they know you're a good graduate and you have the knowledge and you're interested in the field on top of everything. उनको ये होता है कि ऐसे भी लोग आ रहे हैं, they just need money, तो फिर ऐसे लोग फार्मेसी वालों को नहीं चाहिए, because there's a lot of headache behind this. So someone who's not interested in the field itself, he is useless basically. तो जाके बात करें तो ज्यादा अच्छा होता है। Okay, so I would request कि अगर जिसके भी questions है, either they can raise their hands और otherwise वो type down कर सकते हैं chat box में, ताकि हम उनके answers ले लें। Yeah, chat box is better, I think, because videos तो off है सबकी। I guess chat box is better, so better you all type in chat box और फिर हम chat box से questions लेते हैं। Okay, perks of being registered in Ontario and in other province. So I think पहला perk तो यही सबसे ज्यादा है कि IPG compulsory तो नहीं है ना। तो दूसरे अगर मुझे और प्रोविंसेस के अलावा अगर जैसे मैनिटोबा है या और Ontario is more, I would say we have more, if you're talking about Mississauga and this region, we have more Desi population here,
which gives you an ease of living. तो पाकिस्तानी community बहुत आराम से मिल जाती है. Registered के sense में अगर देखें तो I don't think it matters as long as you are registered in Canada as a pharmacist, you're good to go. और दूसरी बात, एक अच्छा पॉइंट मुझे इससे याद आया वो ये कि जो रिमोट लोकेशंस होती हैं यहाँ की, a lot of time pharmacies approach you, the newer graduates, to exactly move in those areas and they give you a very high pay or compared to what you're getting here. तो उनको remote locations में pharmacist चाहिए. So for someone who doesn't have a family yet, who can relocate, जैसे आप में से अगर कोई अभी जाता है तो make sure you check for those options, क्योंकि वहाँ पे चलो कुछ अरसा सही इतनी remote location में सारी life ना गुजारें, but they give you a very good package because those are remote areas. They need pharmacists there. वहाँ पे usually एक pharmacy होगी इतने बड़े circle में, लोग ही नहीं है. So pharmacies रख के क्या करेंगे बहुत ज़्यादा, but they pay you well. So it's one of the options. I was approached by Rexall Pharmacy, if anybody of you knows Rexall. उन्होंने 2-3 दफा approach किया था, but I couldn't relocate because of my family here. तो मैंने कहा था कि मैं अभी मिसिसागा तो नहीं छोड़ सकती, so that's why. और वो इसके लिए आसान बात ये थी कि वो तो बाकायदा ऑफर कर रहे थे कि वो OSCE के लिए पे कर दें. वो मतलब वो उनका एक प्रोग्राम है, I think it's called इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, और वो उस प्रोग्राम में आपको पहले हायर करेंगे एज अ फार्मेसी असिस्टेंट और व्हाटएवर, एंड देन वंस दे विल पे यू फॉर योर एग्जाम एंड यू आर समवेयर, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम, और वो आप उनको पे करें, वो आपको पे करें, आई एम सॉरी, वो आपके एग्जाम्स भी पे करें, और फिर उसके बाद जब आप लाइसेंस्ड हो जाएं वो आपको रिलोकेट करके एक लोकेशन दे दें, और पूरा पैकेज होता है कि वो आपको कितनी फीस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उन्होंने कितना अमाउंट लगाया है आपके एग्जाम पे, एंड देन हाउ मच आर दे पेइंग यू एज योर सैलरी. इट्स अ गुड ऑप्शन, सो न्यूअर ग्रेजुएट शुड डेफिनेटली लुक इनटू इट. जिनके लिए रिलोकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उन्होंने जाना स्टार्ट ही करना है करियर, तो व्हाई नॉट फ्रॉम देयर, क्या हो गया, कुछ सालों बाद वापस आ जाएंगे किसी अगर जगह चेंज करना हो. Okay, which area of job has most value in Canada? Pharmaceutical companies, clinical or hospital? Okay. Between so clinical and hospital is pretty much the same thing under one umbrella. What you mean is community or hospital, I think. So most value depends on if you're talking about money or if you're talking about responsibilities. ठीक है, तो I think मुझे कम्युनिटी का पता है और मुझे कुछ हॉस्पिटल का पता है. फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मुझे आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर दे आर गुड देयर टू. बट जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं उनसे, जिनसे मुझे बहुत है पैशन दैट आई नीड टू परस्यू हॉस्पिटल फार्मेसी समडे एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंशाल्लाह. तो द डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल इज दैट हॉस्पिटल फार्मेसी में टाइम लगाने के बाद यू गेट टू बिकम अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज में और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज में डिफरेंस होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जॉब क्राइटेरिया ना. तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो राउंड्स पे जाता है, ही इज अलोंग विद द टीम एंड ही इज अलोंग विद द टीम. यहाँ पे यू कैन आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट इट, अभी भी कर सकते हैं कि डिफरेंस मुझे लगता है इतना अंदाजा नहीं होता कि पाकिस्तान में बैठ के हमने अंदाजा नहीं होता कि what exactly a pharmacist can do, क्योंकि हमने कभी किया नहीं और हमने कभी किसी को करते हुए भी नहीं देखा मोस्टली. अब तो मुझे लगता है आगा खान फार्मेसी में आई एम श्योर देयर आर फार्मासिस्ट, NMC में आ गए हैं, लियाकत में आ गए. नाउ आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग. इंशाल्लाह in a few more years we'll get to know more, people will get to know more about our potential. तो वो यहाँ पे तो already established है ही. So जैसे बहुत ही कॉमन राफे ने वर्ड यूज किया था डॉक्टर, क्योंकि ये हम भी जब 6 साल पहले, तो कोई भी अम्मा अब्बा भी, मेरी बच्ची तो डॉक्टर बन रही है, मैं उनको करेक्ट करके थक गई, मैं डॉक्टर नहीं बन रही, मैं फार्मासिस्ट बन रही हूँ. उनको समझ ही नहीं आता था. तो अब उनको तो ये नहीं पता ना कि मतलब क्या है फार्मासिस्ट, तो कौन होता है. हम तो डॉक्टर को जानते हैं ना भाई, जो दवा देता है. तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है. यहाँ पे डॉक्टर है, नर्स प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, और कोई फीलिंग नहीं आती कि मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लूं तो मुझे रिस्पेक्ट ज्यादा मिल जाएगी या लोगों को ज्यादा पता चल जाएगा. मतलब जब यहाँ पे एड्स आते हैं, पाकिस्तान में एड्स आते हैं, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें,
यहाँ पे एड्स आते हैं टॉक टू योर फार्मासिस्ट, सो इट प्रीटी मच सेज ऑल। इसलिए बी प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन, डोंट एवर अंडरमाइन। जब खुद अपनी इज्जत खुद करेंगे तो दूसरे भी करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। तो अब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कम्युनिटी फार्मेसी में वैल्यू की अगर बात करें तो भाई फार्मासिस्ट के बगैर तो फार्मेसी है ही नहीं ना, वो कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता। There has to be a pharmacist in a pharmacy. और वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी बात करें तो भाई हर फार्मेसी की अपनी एक रेंज होती है जिसमें वो अपने फार्मासिस्ट को पे करते हैं। नंबर्स में अगर आना है तो आई कैंट टेल अ लॉट, बट generally you're looking at when you're a licensed pharmacist, and I'm talking about the starting pay. It's not something, it increases as you get your experience and you change your post and whatever, but I think a start line salary would be somewhere between $45 to $60 per hour. It could be more, it could be less, depends on pharmacy. और पर आवर ही यहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं, समटाइम्स पर ईयर भी होती हैं। इफ यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम फॉर वेरी लॉन्ग तो आप पर ईयर whatever 100K और जो भी इस तरह से होता है। और शिफ्ट्स में अगर आना है, कम्युनिटी फार्मेसी में दो तरह के फार्मासिस्ट होते हैं, रिलीफ फार्मासिस्ट होते हैं और फुल टाइम फार्मासिस्ट होते हैं। फुल टाइम फार्मासिस्ट 12 आवर्स की शिफ्ट करते हैं और वो 3 days a week करते हैं। वो 12 hours literally mean 9 to 9 and the workload, friends, it's insane. So for anyone who thinks that they're in this profession, like coming to Canada and getting a license only for money, and they have not the kind of passion, they could also go to pharmaceutical sector. Think about it, don't rush, ठीक है? क्योंकि community patient जहाँ involved है ना, वहाँ I can't put in words कि कितना stress और workload होता है, because it's so much regulated and that's what gives it the highest standard, right? और मतलब इतना ज्यादा होता है कि फार्मासिस्ट, मैं तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट हूँ, इवन देन आई डोंट गेट टू ईट अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन माय फीट ऑल डे लॉन्ग एंड इट्स सो मच वर्क। और फार्मासिस्ट बेचारे तो बस सुबह से जो शुरू होते हैं 9 बजे से रात के 9 बजे बेचारे पागल हुए हुए होते हैं। तो अगर पैशन है, अगर बहुत अच्छी लगती है क्लिनिकल फील्ड, only then enter this journey. Otherwise you can do other, like there are a lot of, I'm not that knowledgeable about it, but pharmacists बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं. It's not only about the clinical setting. I'm sure there will be a lot, क्योंकि as long as you're a pharmacist you can do whatever. मतलब आप कर सकते हैं. You have a lot of options beside community and patient care setting. ठीक है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जहाँ से बात है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसीज जो होती हैं वो एक्सेसिबल ही नहीं होती पब्लिक के लिए। तो मैं आज तक कभी ट्रिलियम हॉस्पिटल की फार्मेसी मैंने देखी नहीं कि वो कहाँ है। इट्स समवेयर इनसाइड, इट्स ओनली द फार्मासिस्ट एंड द फार्मेसी स्टाफ दैट रन्स इट। पेशेंट्स आर ओनली एक्सेसिबल टू द कम्युनिटी फार्मेसी। तो जो हम पाकिस्तान में देखते हैं, जितनी फार्मेसीज हमने आई थिंक देखी है अपने यहाँ, वो सारी कम्युनिटी फार्मेसीज है। हॉस्पिटल वाली भी है तो हॉस्पिटल फार्मेसी के जैसे आपकी आगा खान की है, बट देन आप जा तो सकते हैं ना, वहां से मेडिसिन भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से नहीं है। तो somebody who's a hospital pharmacist has to do a residency program, which I plan to do inshallah at some point in life. But 2 years का बाकायदा वो आपको हॉस्पिटल में पूरी पेड ट्रेनिंग करते हैं। You're आपकी you can pretty much be a doctor, I mean, if that makes sense. तो वो उसमें जाने के लिए you have to go through a lot of steps, और उसकी प्लेसमेंट आपको मिल जाए, काफी लंबा होता है उसका प्रोसेस। ठीक है? सैलरी, फैसिलिटी पैकेजेस, ये सारी अगेन पैकेजेस डिपेंड ऑन ईच फार्मेसी। सबका डिफरेंट होता है। सैलरी भी मैंने बेसलाइन रेट बता दिया, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी ऊपर होता है। आई एम श्योर जो लोग रिलीफ फार्मासिस्ट अर्न मोर देन स्टाफ फार्मासिस्ट। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू बी ऑन कॉल। उनको तो अचानक से कॉल आ जाएगी, कल आपने वो वाली फार्मेसी पे जाना है, वहां पे वो बंदा नहीं आ रहा। इट्स अ वे टू मेक अप इफ अ फार्मासिस्ट गेट्स सिक और समथिंग लाइक दैट, कि तो उनको बिल्कुल ही अवेलेबल रहना है। वो स्केड्यूल मिल जाता है बट स्टिल दे हैव टू बी लाइक ऑन कॉल समटाइम्स, तो इसलिए उनकी पे ज्यादा होती है। What do you recommend pharmacy, Pharmaspirit for MCQ and OSCE? I recommend the Shoaib. Is that you, Shoaib? Wow. Okay, so I think I know him. I think so.
For MCQ, I personally did with Pharma Spirit, but I am pretty, my friends did with Pharmachief as well. So I think it pretty much depends on what you like and which kind of teaching style you prefer. I think Pharmachief की तो demo videos भी हैं. मैंने Pharmachief उनकी videos देख के select किया था because I like the way teachers were teaching. काफी interactive और professional था, तो इसलिए मैंने EE के लिए जब किया था. Pharma Spirit मैंने I mean I cleared the exam, so I'm sure it's worth the hype that it, you know, people clear with Pharma Spirit. But Pharma Spirit अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन चैलेंजिंग भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी क्लासेस सुबह से लेके रात तक होती हैं. सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे उनका एंड होता है. Saturdays, sometimes Sundays as well. So my life was ruined for those months. And the videos मतलब challenging किस्म के courses हैं, but Pharmachief का ऐसा नहीं है. उसमें I think वही 2-3 hours वाली classes हैं. So it depends on what schedule works for you and what you like. I can't be the one to recommend. I can't. So is this test restricted for community pharmacists, or it also provide opportunities to work as a clinical pharmacist? So it depends. देखिए clinical pharmacist मैं तो खुद ही अभी इस लाइन में एंटर हुई हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. लेकिन देखिए clinical pharmacist के लिए भी क्या पहली रिक्वायरमेंट होगी? लाइसेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी फार्मेसी. तो स्टेप्स इस तरह से चलते हैं. पहले आपने ये पीबीसी का लाइसेंस लिया इंशाल्लाह, उसके बाद आप किसी भी फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मेसी जब मैं कह रही हूँ आई मीन जनरल नॉर्मल फार्मेसीज जिनसे आप अपनी दवाएं लेते हैं जाके, वहीं पे आपने कहीं पे थोड़ी सी जॉब की, आपने एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर ली, उससे आपका कम्युनिटी फार्मेसी का एक्सपीरियंस आ गया, लेट्स से 1 year 2 year 3 years व्हाटएवर. उसकी बेसिस पे आपने कि भाई मुझे इतना काम आता है, मैंने इतना टाइम ये जॉब की हुई है, उसकी बेसिस पे आपने अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है. क्लिनिकल फार्मासिस्ट रेजिडेंसी के बगैर नहीं बन सकता. दिस आई एम 100% श्योर, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है. फॉर बीइंग अ हॉस्पिटल यू नीड to have residency before you can enter the hospital or clinical setting. So this test means license. License is for everybody. It opens doors, as I said before. It opens doors. Once you have it, maybe किसी को अगर सिर्फ community pharmacist की ही job करनी है कहीं पे किसी भी pharmacy में, तो वो license लेगा, वो करे. But at some point if he thinks यार मुझे तो hospital setting में जाना है, it's more paid and it's more, you know, nicer if you feel that way. So at that point he won't have to worry about getting a license कि मेरे पास तो license भी नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ. So license is the first step for all your job opportunities in future. We just saw documentation just means just after the graduation. If you mean to ask कि आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. इसके लिए पीबीसी में एंटर होने के लिए यू डोंट नीड टू हैव एनी एक्सपीरियंस, यू जस्ट नीड योर डिग्री एंड योर रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट. अच्छा, ओ या मरियम, स्पॉटिंग वाज द नेम फॉर दैट एनाटॉमी थिंग. गुड. शमाइला. ओके. उसामा, डज OSCE इन्वॉल्व्स कंपाउंडिंग प्रैक्टिस? नहीं, करवाएंगे नहीं आपसे. उसके अबाउट that, like they can ask you the question, but to my knowledge they won't ask you to prepare. ऐसा नहीं होता, क्योंकि every pharmacy doesn't have a compounding area as well. Here you need to have a compounding license for it to be the compounding area. I don't get it. Bridging program, oh क्या नहीं पता चला. शहाना, can you ask, like tell me कि कौन सा part नहीं समझ में आया था आपको? What's the overall expense in PKR? राफे, convert the Canadian dollars to PKR. It's तो कोई भी नहीं कर expensive, सकता कैनेडियन डॉलर्स को पीकेआर में इस टाइम तो कन्वर्ट कोई भी नहीं कर सकता. लाइक so इट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल के जब आप स्टार्ट करेंगे तो पीकेआर कहाँ होगा और कैनेडियन डॉलर कहाँ होगा. एग्जैक्टली. पीबीसी एग्जाम करने के बाद जॉब इजीली मिल जाती है. आई मीन इजीली तो जॉब है ना, वो कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट यू कैन अप्लाई. A lot of jobs won't even let you apply because you don't have license. I mean, I can't apply to a pharmacist job yet. मतलब कैसे अप्लाई करूँ, बोलेंगे फार्मासिस्ट का लाइसेंस कहाँ है. So easily तो पता नहीं भाई, इजी जॉब तो लक होती है यार. इससे तो can we give evaluation and MCQ steps simultaneously? Absolutely not. MCQ के लिए आप eligible तब होते हैं जब आप evaluation clear कर लेते हैं.
हाँ, MCQ के जो क्वालिफाइंग के जो 2 पार्ट्स हैं, MCQ एंड OSCE, दोज कैन बी टेकन टुगेदर, बिकॉज वो एग्जाम होता भी जैसे एक एग्जाम 6 नवंबर को MCQ है तो 8 नवंबर को वो OSCE ले रहे हैं, जिसने देना है वो 2 साथ भी दे सकता है. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई बिलीव. तो इसमें ये होता है, मेरे आई थिंक किस फ्रेंड ने किया था, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, उसने MCQ और OSCE साथ में दिया एंड माशाल्लाह शी क्लियर्ड बोथ. इसमें सिर्फ क्योंकि पढ़ाई, द होल पॉइंट इज, अब जब मैं OSCE के लिए अब पढ़ रही हूँ तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ रहा है, राइट? तो अगर मैं उस वक्त OSCE कर लेती तो पढ़ना तो मुझे MCQ के लिए था ही. थोड़ी बहुत मैं OSCE की ट्रेनिंग लेती कहीं से, लेकिन अब वही बात है कि अगर मैं कोई प्रेप कोर्स लूँ तो मैं कितने पैसे दूँ? मैं MCQ का प्रेप कोर्स लूँ, मैं OSCE का प्रेप कोर्स लूँ एंड मैं MCQ का एग्जाम दूँ और मैं OSCE में $5,000 एक दफा में कहाँ से लाऊं? So it's something, it's आपकी मर्जी है, and a lot of people do it because they go hand in hand. One is theoretic information and one is practice. You can definitely do together. It will save your time, it will save your energy of doing everything all over again. So if you can, please do. First exam evaluation, जिसमें management वाले subjects हैं, management plus everything else. Management, Okay, सिर्फ management. सो तुलू, असल में देखें, ये मैं ये समझ रहा हूँ कि सीक्वेंस मैंने अभी भी समझने में मसला, तो सीक्वेंस के स्टेप्स अगर आप हाँ, रिपीट कर देंगे फिर से लाइक, बता देती हूँ. तो ठीक वो है, नो सीक्वेंस के, तो प्रॉब्लम. वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ. ठीक है, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले इवैल्यूएशन हमारी हो गई, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ठीक है. अब एग्जाम की बारी है. नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम फार्मासिस्ट इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन EE, ठीक है. वो कर लिया, उसके साथ साथ कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती. दैट इज वन थिंग, ठीक है. तो सारी एनर्जी उस पर लगाएं, कुछ और हो ही नहीं सकता. वो करने, उसके पढ़ाई के सब्जेक्ट्स में सब कुछ है, सारी आपकी फार्मडी के सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, कैलकुलेशंस, एटसेट्रा, क्लिनिकल, सब कुछ, ठीक है. वो जो आप सिलेबस राफे जरूर इन सबको सेंड करें, उसमें एक एक चीज का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल भाई एनाटॉमी में हमारी कोई चीज बताइए, एनाटॉमी की कब पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में? स्क्वामस एपिथेलियम, व्हाटएवर. Purkinje ओके, fibers. तो परकिंजी फाइबर्स, ओके, परकिंजी फाइबर्स. तो भाई परकिंजी फाइबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन कहाँ से आती है, उसमें अगर इश्यूज होते हैं तो अरिथमिया किस तरीके से इनिशिएट होता है, वो ठीक होते हैं तो बंदा कितना ठीक रहता है, XYZ. मतलब दे हैव गिवन यू सब्जेक्ट विद देयर डिटेल्स कि आपने इस सब्जेक्ट में करना क्या है, ठीक है. तो वो जब आप इवैल्यूएटिंग एग्जाम का सिलेबस देखेंगे ना, तो उसमें आपको सारी चीजें, उसी में ही बिहेवियरल साइंसेस का जो सेक्शन है ना, उसको मैं मैनेजमेंट रेफर कर रही हूँ, क्योंकि ये सेम वही चीज है. तो इसी की एक्सटेंशन MCQ में भी आती है, इसी की एक्सटेंशन आपको कहीं ना कहीं OSCE में भी मिलेगी, बिकॉज इट इंक्लूड्स योर कम्युनिकेशन, पेशेंट टॉकिंग, पेशेंट केयर, मतलब सारी चीजें. मैनेजमेंट डजंट ओनली मीन योर इन्वेंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जो भी, खाली वो नहीं है, उसके साथ और भी है. इट्स अम्ब्रेला दैट कवर्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है. ये आपका इवैल्यूएटिंग एग्जाम डन. Once it's done, inshallah, then you are eligible to write the MCQ और OSCE. ऐसा भी हो सकता है कि आप MCQ नहीं दें, आप OSCE दे दें, because they are parts of the same exam, right? They're parts of the same exam. तो आप OSCE पहले दे दें, मतलब कोई करता नहीं है इस तरह, but some people I know who unfortunately failed their MCQ, now they're going for OSCE before they go for MCQ. They just don't feel ready about MCQ again yet. तो वो OSCE दे रहे हैं, ठीक है. तो ये 2 पार्ट साथ साथ चलते हैं, इवैल्यूएशन, क्वालिफाइंग एग्जाम. अब आप पार्ट 1 दें, पार्ट 2 दें, आपकी मर्जी, ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड OSCE, अगर सीक्वेंस में चलते हैं तो फिर IELTS, देन ब्रिजिंग वाला सही से क्लियर नहीं हुआ. अच्छा, तो ब्रिजिंग तक की बात है अगर आप ओंटारियो में हैं. इफ यू आर कमिंग टू ओंटारियो और यू आर ऑलरेडी इन ओंटारियो, ब्रिजिंग तब होगा अगर अनफॉर्चुनेटली आपके एग्जाम्स क्लियर ना हो, क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है. अगर क्वालिफाइंग एग्जाम इंशाल्लाह आपने MCQ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, फिर OSCE फर्स्ट, ठीक है. और अगर ब्रिजिंग आप लेट्स से अल्बर्टा जा रहे हैं, तो वहां पे ब्रिजिंग इज कंपलसरी, ब्रिजिंग इज मैंडेटरी, ठीक है. वो आप पहले करते हैं या बाद में करते हैं, कोई मसला नहीं है. ब्रिजिंग कैसे होती है? ब्रिजिंग कोर्स जो है ना, यूनिवर्सिटीज कराती हैं. तो यू कैन अप्लाई टू योर रिस्पेक्टिव, जो भी उन्होंने यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है सबसे क्लोजेस्ट. तो अगर मुझे ब्रिजिंग करना है, अगर यहाँ पे मैंडेटरी होता है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे U of T को एप्लीकेशन देती, मुझे ब्रिजिंग करना है,
ये लो 7,000, मुझे मेरा एडमिशन दो, सिंपल। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ब्रिजिंग जो कोर्स का कह रहे हैं ना, वो समझे यूनिवर्सिटी का एक कुछ है करने वाली चीज। ठीक है, रिमोट मतलब थोड़ा क्लियर कर दें, घर से बैठ के। घर से बैठ के रिमोट का मतलब है कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम, मतलब आपको सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आप पाकिस्तान में कराची में इवेल्युएटिंग एग्जाम और आई बिलीव क्वालिफाइंग एग्जाम का पार्ट 1 MCQ जो है वो भी कर सकते हैं, बट देन अगेन OSCE के लिए तो आपको यहाँ होना जरूरी है, सो इट्स योर कॉल। Qualifying part 1 exam can be given remotely, yes. Part 1 should be present in Canada for OSCE, yes. So we should clear IELTS before OSCE if IELTS is needed for your immigration. If that's the case, if you're coming to Canada through your immigration process, which is based on your studies, then yes, you need IELTS first before anything. Okay? Can you prescribe some drugs after being registered? Now it has started. Minor ailments के लिए pharmacist can prescribe. It started this January. So yes, minor ailments जो एक list है वो OCP ने बताई है कि ये आप prescribe करेंगे to lessen the burden on their doctors, I believe. Ma'am, what about industries? I'm so sorry, I have no clue about industries. मुझे तो नहीं पता इसके बारे में. Sorry. Thank you so much. Very informative session. I'm glad. मैनेजमेंट बुक्स कैन यू रेकमेंड? अच्छा, अब इसके लिए मैं रिसर्च करती हूँ और पूछती हूँ किसी से, एंड देन इफ आई गेट टू नो एनी ऑफ द ऑथेंटिक रिसोर्स फॉर मैनेजमेंट आई विल शेयर इट. Irfan Siddiqui from Peshawar, is there any post PharmD courses like MS, MPhil in clinical pharmacy? I'm sure there is, है ना? पाकिस्तान में ही क्लिनिकल फार्मेसी में MS आप कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी में कर सकते हैं, दिस आई एम 100% श्योर अबाउट. I'm sure clinical pharmacy भी कर फार्मेसी सकते प्रैक्टिस में भी अब स्टार्ट हो गया. Pharmacy practice में भी start हो गया. So yeah, clinical pharmacy is pharmacy practice. So yeah, any private or government based Canadian university offers? Oh, you're talking about Canada. So again, I don't know, but I can look for it. Maybe government based Canadian university. So again, देखिए government based Canadian universities तो है बहुत सारी, लेकिन you will be an international student there. You won't be their citizen, you won't be आपको funding भी अपनी खुद ही करनी होगी. As an international student, masters के बहुत सारे options हैं, but you have to go through the application process from there. So it's just like taking admission in any university in Canada ना. तो जो उसका process है कि आप उनकी websites पे जाएं, आप अपने देखें कि वो कितना मांग रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, अमाउंट कितना है, कितने इयर्स का है. तो इस तरह से होता है. ठीक है. Any more questions? Okay, so I guess किसी का कोई क्वेश्चन है. So if anyone has questions, kindly unmute. क्योंकि अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हम. ठीक है. आप ढूंढ के रखे रहे. So जिसके क्वेश्चंस हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अनम्यूट कर लें अब और पूछ लें. अदरवाइज वी वुड से थैंक यू टू डॉक्टर तुलू. फिर मैं डॉक्टर कह दिया. जी शाहाना. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. लाइक आपने कहा ना पार्ट 1 होता है, सो पार्ट 1 में ई एंड क्वालिफाइंग मैनेज एग्जामिनेशन टेस्ट है. तो मैम ड्यूरिंग मतलब हम लाइक अगर एमफिल वगैरह करने चाहिए या कुछ और करना चाहिए तो उस साइड पर हम वो लाइक स्टडीज कर सकते हैं साथ साथ. बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए एमफिल अगर तो आप पाकिस्तान में है ना अभी, तो यू डू मतलब कुछ भी कर लेना. अभी तो आप अगर किसी भी डिग्री में है, उसका इसकी से ताल्लुक नहीं है. इफ यू कैन मैनेज द वर्कलोड एंड स्टडी लोड टुगेदर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. लेकिन अगर कनाडा में ही है तो फिर तो ये आई मीन कर तो तब भी सकते हैं. कोई वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अगर आप किसी डिग्री में है तो आप लाइसेंसर नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू मीन टू आस्क कि दो चीजें साथ में करना पॉसिबल है या नहीं, तो आई एम श्योर इट इज, बिकॉज़ मास्टर्स तो आपकी डिग्री है ना, वो तो आप अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं. दे डोंट केयर. तो वो यू डू व्हाटएवर यू लाइक. ठीक है. तो उसकी ये कोई आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्लॉक नहीं कर देगा कि अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, मास्टर्स में या किसी भी चीज में, तो आप लाइसेंसर नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ. ठीक है. तो यू आर गुड टू गो. Ma'am, I have a question. यस.
पहले जो है वो इवैल्यूएशन एग्जाम हो गया, ठीक है। सेकंड वाला क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी हम पाकिस्तान में बैठ के दे सकते हैं, और पार्ट 2 और ऑस्की के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। पार्ट 2 और कनाडा ऑस्की में। एक ही चीज है। पार्ट 2 का नाम है ऑस्की, ठीक है। तो हाँ, उसके ओके लिए, क्योंकि वो ओके। तो हाँ। इन पर्सन देना है ना, तो पार्ट 2 ऑस्की, ऑस्की कह लेते हैं। पार्ट 2 छोड़े, पार्ट 1 इज एमसीक्यू, पार्ट 2 इज ऑस्की। सो 1 इज एमसीक्यू, 1 इज ऑस्की। एमसीक्यू ओके, ऑनलाइन आई हो वाज सकता है। कंफ्यूज्ड। ओके, हाँ, थैंक यू नहीं, सो मच। ऑस्की तो वो है ही प्रैक्टिस वाला, तो उसके लिए तो आपको कनाडा में होना बहुत सिंपल, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता उसके बगैर। ओके, एनीथिंग एल्स? एक क्वेश्चन है मैम, मुझे ना ये पूछना है कि जैसे पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स करते हैं, तो जैसे आई एम अप्लाइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। एल्बर्टा की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं और सस्केचुआन की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। राइट। तो अगर पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स करते हैं तो उसका कोई उसमें कोई फ्यूचर आगे है या पीबीसी की तरफ ही जाना होगा लाइक? It depends. I think it depends on the job itself, ठीक है ना। PEBC तो है फार्मासिस्ट के लिए, सही है। तो अगर आपने मास्टर्स किया अपना कहीं से भी और कोई भी, तो अगर जॉब रिसर्च बेस्ड है फॉर एग्जांपल, या उस किसी डिपार्टमेंट में जिसके लिए मतलब लेट्स से आपको टाइटल क्या मिलेगा अपने लेट्स से पब्लिक हेल्थ करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, व्हाट टाइटल आर यू गेटिंग? पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, एनीथिंग। तो लेट्स से अगर उसकी कोई जॉब है, तो यू डोंट नीड PBC फॉर दैट। You don't need. It depends on इसका the स्कोप है job. कनाडा में पब्लिक हेल्थ का? क्योंकि पब्लिक हेल्थ इज एन ओपन फील्ड ना, या एनीवन तो कैन अब डू it depends ना कि क्या exactly scope। तो हम काफी restricted चीज के बारे में बात कर सकते हैं ना, जैसे फार्मासिस्ट का स्कोप है, तो हाँ भाई बहुत सारे फार्मासिस्ट यहाँ भी हैं, फार्मासिस्ट वहां भी हैं, फार्मासिस्ट वहां भी हैं, तो बहुत सारा स्कोप है। पब्लिक हेल्थ में किस एग्जैक्टली मतलब, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल IT, कंप्यूटर्स, HR, मतलब इनके बगैर तो कंपनीज चल नहीं ना सकती, तो उसका तो स्कोप है ही है। पब्लिक हेल्थ आई एम श्योर उसकी जो स्पेसिफिक टर्म्स होंगी, अगर वो उसमें मास्टर्स करवा रहे हैं, तो दैट मींस दैट इज समथिंग, राइट। और वंस यू गेट इनटू इट इंशाल्लाह, तो फिर आपको अपने पीयर्स भी मिल जाएंगे, एंड यू नो कि ये लोग कहाँ जॉब्स करने वाले हैं, या हो सकता है रिसर्च बेस्ड बहुत जॉब्स, रिसर्च बहुत होती है यहाँ पे, तो रिसर्च बेस्ड जॉब्स भी बहुत सारी हैं, इवन राइट। हॉस्पिटल्स में भी है, लेकिन दैट इज नॉट द फार्मासिस्ट की रिसर्च, राइट। सो यू डोंट नीड अ लाइसेंस टू डू दैट जॉब। और इसके अलावा जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह, जैसे अगर किसी को क्लिनिकल साइड में, हॉस्पिटल साइड में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं वहाँ है पर, बिल्कुल। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि कनाडा में इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं है। भाई कंपनीज तो है ना, इंडस्ट्रीज से तो मुराद है जो बनाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, ऐसे तो वो भी है। लेकिन टू नेम अ फ्यू कंपनीज, बैक्स्टर, जिनसे दवाएं हमारी फार्मेसी में आती हैं बेसिकली, बैक्स्टर, एपोटेक्स, सैंडोज, और कौन है, टेवा, देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज। और कोई जरूरी थोड़ी है कि जो कोई फार्म इस कंट्री में कितने फार्मासिस्ट होंगे, इट्स नॉट लाइक ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन द लाइक क्लिनिकल उसमें केयर सेटिंग। एक्सपीरियंस पाकिस्तान का काउंट तो नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने अभी, जैसे मैं ऐसा हॉस्पिटल फार्मेसी काम कर रही हूँ ना, तो अच्छा, वो एक्सपीरियंस काम मतलब काउंट होगा कि वहां पर मैं एज ए इंडस्ट्री स्विच हो जाएगा ना, हॉस्पिटल से इंडस्ट्री? I think like it again it depends on the job itself कि जॉब की डिस्क्रिप्शन में क्या मांग रहे हैं। अगर इंडस्ट्री बेस्ड, अगर जैसे कंपनी बेस्ड जॉब है, तो वो कंपनी का एक्सपीरियंस प्रेफर करेंगे। अगर कम्युनिटी फार्मेसी की जॉब है, तो कम्युनिटी फार्मेसी का एक्सपीरियंस वो करेंगे। तो इट डिपेंड्स ना कि जॉब कौन सी है। तो आई बिलीव, जैसे मेरी फ्रेंड की मैंने एग्जांपल दी थी, वो दुबई में थी, वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही जॉब करी थी, उसी की एक्सपीरियंस की बेसिस पे उसको यहाँ पे बैक्स्टर, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें जॉब मिल गई। सो यू नीड टू हैव रिलेटिव बैकग्राउंड फॉर श्योर, स्पेशली इफ एक्सपीरियंस काउंट्स। उनको उस एक्सपीरियंस का क्या करना है जो जॉब ड्यूटीज आपने यहाँ आके नहीं करनी, समझ रहे हैं। सो इट हैज टू बी रेलेवेंट, इट हैज टू। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, सो आई गेस हमारे पास फाइनल 2 क्वेश्चंस हैं। एक दोबारा या सीक्वेंस से रिलेटेड है, और दूसरा ओके, दोबारा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सीक्वेंस से रिलेटेड है कि क्वालिफाइंग एग्जाम कैन बी गिवन रिमोटली एंड बट वन शुड बी वन शुड बी प्रेजेंट। इसका आई गेस आपने पहले भी रिप्लाई किया है।
जी, कि OSCE तो है ही प्रैक्टिकल ना, तो वो तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता कंट्री से बाहर। बाकी क्वालिफाइंग क्योंकि अब रिमोट हो रहा है, द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि अब कोविड के बाद से इट्स ऑल रिमोट, बाय रिमोट आई मीन ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन हो तो जब ऑनलाइन हो रहा है तो फिर यू नीड टू चेक कि प्रो प्रॉक्टर जो, अच्छा प्रो प्रॉक्टर क्या है कि वो इनकी वो थर्ड पार्टी है जिसको वेबसाइट है दिया जो हुआ है। इनका एग्जाम थर्ड पार्टी है जो बुक करती है एग्जाम्स। तो अगर उस आपने अगर सेंटर में भी एग्जाम देना है ना जाके, जैसे मैंने इवैल्यूएशन फर्स्ट जो था वो जाके उस वक्त रिमोट नहीं था तो जाके दिया था। तो मैंने पीपीसी से बुक नहीं किया था, मैंने प्रो प्रॉक्टर प्रोमेट्रिक से बुक किया था। उसने मुझे एग्जाम सेंटर बताया था कि मेरा कॉलेज एक बिल्डिंग है और मुझे वहां जाके बैठ के एग्जाम देने हैं उनके कंप्यूटर पे। तो अब ये है कोविड के बाद से इट्स ऑल ऑनलाइन, तो यू कैन बुक द टाइम स्लॉट बेस्ड, अब कैनेडियन टाइम है तो अब रात के 4 बजे उठ के फिर पेपर दें अपना क्वालिफाइंग एग्जाम आधी नींद में। सो टाइम जोन्स मैटर अ लॉट सो इन रिमोट एग्जाम। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, सिंस कि ये जो रिमोट प्रॉक्टरिंग है इसके लिए इससे पहले आईएलटीएस करना है या इससे पहले भी आईएलटीएस नहीं करना? आईएलटीएस इज लाइक टुवर्ड्स द एंड स्टेज ऑफ इट। सो रिमोट प्रॉक्टरिंग तो एग्जाम देने का तरीका है ना, हमारे लाइसेंसिंग एग्जाम्स देने का तरीका है। आइल्स वहां पे पहले देना पड़ेगा जहां पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी इमिग्रेशन के केस में अगर हम चलते हैं कि भाई वो कहें कि जैसे कहीं पे भी आप किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, दे नीड आइल्स, राइट? इट्स बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। तो उस बेसिस पे आप आइल्स तो सबसे पहले देना ही देना है। फिर अगर वो एक्सपायर हो गया और आपको तब लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है ओसीपी के पास, तो आप दोबारा दे दें इफ दे नीड। हो सकता है वो उसी को, अगर खाली पीईबीसी के लाइसेंसर प्रोसेस में आइल्स के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है कि आइल्स एग्जाम से पहले देना मस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ इट इज नीडेड फॉर योर इमिग्रेशन पर्पसेस देन यस, इफ नॉट ओसीपी डजंट रिक्वायर यू टू गेट आइल्स बिफोर योर क्वालिफाइंग एग्जाम्स। रिमोट प्रॉक्टरिंग की जो टर्म है वो तो समझे ऑनलाइन एग्जाम के, वो तो हमारा ये एग्जाम है, ठीक है, दैट्स इट। आइल्स इज ऑल योर इमिग्रेशन थिंग अगर नीडेड, इसके लिए जो जरूरी है करना है, बट मैंने अभी तक नहीं किया, सो दैट मीन्स कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है करने के लिए, करना है। example, if I managed to get admission in some postgraduate program, तो मैंने पहले ही आइल्स दे दिया एंड आई एम इन कनाडा एंड देन मे बी मैंने उसके बाद ही इवैल्यूएशन दी, उसी के बाद बिल्कुल एमसीक्यू, तो दैट बिल्कुल, देन देयर इज नो नीड टू डू आइल्स अगेन, दैट्स व्हाट यू यू सेड। कैन आस्क, अगर तो वो एक्सपायर हो जाता है ना, क्योंकि वैलिडिटी आइल्स की 2 इयर्स है, तो हाँ तो अगर वो 2 साल के अंदर अंदर इफ यू कैन मैनेज, इंशाल्लाह इफ यू कैन मैनेज योर इवैल्यूएशन, भाई हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि हर 6 महीने पे एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो इफ यू गिव योर EE in January for example and you clear it, inshallah February में रिजल्ट आ जाएगा, तो you can aim for November MCQ and OSCE together if you want। तो 1 साल के अंदर अंदर भी आप, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और यू नो इफ यू थिंक यू कैन डू इट, गिवन कोई बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और टाइम का मसला नहीं है, तो 1 साल में भी हो जाएगा। तो एक्सपायर तो हुआ ही नहीं फिर आइल्स, है ना। और अगर एक्सपायर हो जाता है, 2 इयर्स का अरसा गुजर जाता है, देन अ लॉट ऑफ टाइम्स दे check your scores and you know it's a one-on-one basis, you can contact them. A lot of times they actually consider the previous one as well, a lot of times, not always though। general rule यही है कि अगर valid हो गया you have to give the IELTS again। ओके, सो तुलू बाद वन में लास्ट क्वेश्चन इज के लाइक आपने वहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जिस प्रैक्टिस से आप वाकिफ हैं उसमें सिर्फ क्यूए क्यूसी की प्रैक्टिस है या मेडिकल अफेयर्स और जो बिजनेस डेवलपमेंट के और डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी फार्मासिस्ट एनरोल होते हैं? मैं अपनी फ्रेंड से पूछ के आपको बता सकती हूँ, the one who's working in Baxter at the moment, she can tell me better। मुझे पर्सनली तो कोई आइडिया नहीं है ना, मैंने कभी जी। जैसे हम यहाँ पे हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, किसी की तरफ से लाइसेंस 3-4 महीने में आ जाता है, कोई टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। तो सही। क्या वहाँ पे भी कनाडा में भी, मतलब अगर कोई कैनेडियन ही स्टूडेंट है वहीं का है, हाँ 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 तो वहाँ पे भी उनको टेस्ट देना पड़ता है? सो उनको वो इवैल्यूएटिंग नहीं, एग्जाम वहाँ नहीं पे देना भी पड़ता है। नहीं, वहाँ वो नहीं देना पड़ता, ऐसे ही जैसे हमने लाइसेंस लिया अपनी कंट्री से वैसे वो लोग भी अपना लाइसेंस ले लेते हैं, ऐसा ये नहीं है? है, उनको नहीं, यहाँ के जो कैनेडियन ग्रेजुएट्स होते हैं उनको इवैल्यूएटिंग एग्जाम नहीं देना होता, बट दे हैव टू डू द क्वालिफाइंग एग्जाम, दे हैव टू। क्वालिफाइंग एग्जाम के बगैर इन कैनेडियन ग्रेजुएट्स को भी लाइसेंस नहीं मिलता, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइसेंस। सही।
तो इसीलिए पता है क्या होता है, a lot of times it's a myth के जो मई का जो नहीं मई का जो क्वालिफाइंग एग्जाम के 2 है ना, मई है और नवंबर है सिटिंग्स, तो उसमें कहते हैं कि मई में इनके कैनेडियन ग्रेजुएट्स भी साथ में ग्रेजुएट हो रहे होते हैं इनकी यूनिवर्सिटी से, तो उनको भी अपना एग्जाम देना होता है। तो वो जब कंपैरिजन होता है, जिस तरह कहते हैं कि भाई टॉप स्टूडेंट से आप अपने आप को स्कोर करते हैं पीबीसी वाले, तो उनमें आपकी कंपटीशन में कैनेडियन ग्रेजुएट्स बैठे होते हैं। So it's a scary, supposedly it's a myth that you will fail May wala because you're being compared to a Canadian graduate who knows so much about patient counseling and pharmacy settings more than you. But technically it's a myth, but I think it's true. मतलब मेरे फ्रेंड्स में जिन्होंने मई में, एक फ्रेंड है जिसने मई में दिया था, वो मई नहीं क्लियर पाई, बट नहीं कर पाई, बट उसने नवंबर दिया, उसने नवंबर क्लियर कर लिया। ओके, सो ये जो मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स, पास और फेल का जो रेशियो होता है, या हाँ, मार्क्स जो स्पेसिफिकली होते हैं ऑस्की में, आई गेस ये अनडिस्क्लोज होते हैं। आई एम श्योर एमसीक्यू में भी अनडिस्क्लोज होते हैं, वो नहीं बताते आपको कि आपने किस तरह ग्रेडिंग की है। इवैल्यूएशन में वो ग्रेडिंग बताते हैं, और आपको इवैल्यूएशन में जो पास फेल का P1 P2 वो भी बताएंगे कि पास किया है तो किस तरह पास किया है, कि मतलब इट डजंट मैटर मच क्योंकि पास तो कर लिया, बट यू नीड वेरी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि P2, जैसे जब मैंने क्लियर किया था तो आई वाज P2, P1 तो हुआ कि नहीं P2 नहीं, P1 P0 P1 P2, हाँ, तो मेरा P1 था कि बॉर्डर लाइन से पास नहीं हुई, थोड़ा सा और आगे जाके था, तो मतलब सीख लिया है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। बट जो एमसीक्यू वाला है उसमें वो आपको कुछ भी नहीं बताते, उसमें दे जस्ट टेल यू इफ यू क्लियर्ड इट और इफ यू डिडंट, दैट्स इट। तो हो सकता है कोटा ठीक है, होता हो उनका स्पेसिफिकली, दे वुड आई एम लेट श्योर इन दैट। एमसीक्यू वाला जो एग्जाम है वो तो काफी, उनको खुद ही वो क्या उनकी जजमेंट की क्राइटेरिया होता है ये तो मुझे नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता, पीवीसी डजंट डिस्क्लोज इट, but it is there. They themselves say on their website that it's a comparative exam and we compare and we judge the difficulty of the exam and we know how to, you know, grade you. So yes, that's what it is. ओके फाइन, थैंक यू सो मच डियर तुलू फॉर No कमिंग। problem. मैं इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ कि लाइक आई नो, मैंने खुद भी इस एग्जाम को काफ़ी देखा है, सो आई नो कि पर्सनली इट इज़ क्वाइट अ टफ कॉल, बट ये है कि जिस तरह से जो है अगर आप कंसिस्टेंट रहें इसमें, सो यू कैन क्लियर इट। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दूसरी Everyone दुनिया के can लोग, clear और it. स्पेशली आफ्टर हेयरिंग के जिस इंस्टीट्यूट से आप खुद पढ़ के निकल रहे हो और आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिले, यू सी अदर पीपल from the same institute, Yes. from passing all those stages and getting to the point where they are, so ये एक motivating factor होता है definitely। बिल्कुल नहीं, जब मैं कर सकती हूँ ना तो सब लोग कर सब सकते कर हैं, सकता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे पैसे ये रिक्वायर्ड है। और तैयारी में बस आई थिंक एक जनरल मोटिवेटिंग अगर आपको लग रही है ये वाली बात, तो यही है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा करें, और तैयारी में ना तरस नहीं खाएं अपने ऊपर, बी टफ ऑन योरसेल्फ, अपने आप को बिल्कुल जितनी टफनेस से गुजरना है उससे गुजर के, एंड देन ये एग्जाम्स क्लियर होते हैं सबके होते हैं, किसी के फर्स्ट किसी के सेकंड, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू क्लियर इट यू आर गुड। बट ये कि जैसे मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान तक जब तक यूनिवर्सिटी लेवल था पढ़ाई, मुझे लगता है मैंने 5 बार फार्म डी कर लिया है यहाँ के, मतलब इस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ जाती है इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तब उस वक्त तो जैसे फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी है, हमेशा क्या होता था, टीचर हैंड आउट देते थे और B1 रिसेप्टर B2 रिसेप्टर रट्टा रट्टा रट्टा, भाई कोई कैसे याद रख सकता है। ओके, अनदर एग्जाम्पल, एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजाइम इंड्यूसर्स, I didn't even know what that term in the enzyme inducer means. बट जब यहाँ आके जिस तरह यहाँ के टीचर ने एक क्लास ली है फार्माकोलॉजी की, और वो 5 साल की स्टोरी समझ में आ गई कि वो बोल क्या रहे थे इतने अरसे से। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर कोई एंजाइम इंड्यूसर है, इट एक्सप्लेन्स कि वो दूसरी ड्रग को इंड्यूस कर रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब वो बॉडी से खत्म कर रहा है। व्हाट विल इट डू क्लिनिकली? इट विल रिड्यूस द इफेक्ट, मतलब कि अगर कोई पेन किलर है और मैं उसके साथ कोई ऐसी मेडिसिन ले रही हूँ, दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट एंड यू विल लर्न इट, डोंट पैनिक, आई एम जस्ट टेलिंग। तो अगर 2 ड्रग्स हैं, कोई सी भी ड्रग इंड्यूसर हो सकती है, देयर इज अ लिस्ट,
और कोई सी भी ड्रग इनहिबिटर हो सकती है उस एंजाइम की which metabolizes your drug in the body. मेटाबॉलिज्म तो सबका हो रहा है ना, लिवर में एंजाइम्स भी होते हैं, यू ऑल नो 3A4, 2D6, राइट, 2C9, ये वाले एंजाइम्स जो हैं ये हमारी ड्रग्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अगर कोई एक और ड्रग उस एंजाइम को इंड्यूस करिए, मतलब वर्क मोर, टेक इट आउट मोर, so eventually you will be left with less in the body, right? More and more is getting out, so your body has little, so you will have less effect. This concept, it applies on so many medication and their side effects. Why do most of the drugs give side effects? Because they are being, the enzyme is being inhibited, they're not leaving the body, they're staying in your blood, and they're giving you more effects than needed. तो जब आप किसी ड्रग को कह रहे हो कि वो हाइपरटेंशन कॉज कर रही है और वो कॉज कराई जा रही है, वो कॉज कराई जा रही है, तो विच मीन्स कि वो बॉडी से जा नहीं रही, जो उसका काम है वो किए चली जा रही है. So this concept, like induction and inhibition, this concept helps in understanding कि ड्रग एक्ट किस तरह, भाई क्योंकि यहाँ पे वो ड्रग्स की बेसिस पे बात करें ना, साइड इफेक्ट प्रोफाइल पे बात करें. A lot of time drug interactions is a very very important topic for MCQ and for EE both. तो ड्रग इंटरैक्शन समझ किस तरह है कि क्या, मुझे क्या पता कि ये SSRI है उसके साथ क्यों सेरोटोनिन सिंड्रोम करा देती है, हाउ डू आई नो. मतलब दो टर्म्स ही है ना, कितना रट्टा लगा लूंगी मैं. तो अगर मुझे ये बात पता होगी कि क्यों कराती है, तो आई कैन टेल कि भाई ये वो करती है ना, ये भी तो वही कर रही है, तो दो चीजें एक साथ एक ही काम करेंगी तो ज्यादा तो हो जाएगा ना, समथिंग लाइक दैट. तो ये डिफरेंस होता है पढ़ाई में. सो लग के मेहनत करें इंशाल्लाह, and you all inshallah everybody will do it. कोई ऐसी बात नहीं है कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, Okay, definitely. Again, thank you so much, DR Tuloo, for No. coming. I know कि आपका टाइम स्केड्यूल भी जो है वो काफी हेक्टिक था, एंड अगेन आप प्रोफेशनल और पर्सनल I'm glad I could help you guys, and if anything just let me know in future. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई स्टक हो रहा है, please let me know, I'm happy to help. और that's it. ठीक है. I guess. Yeah. Then अगर किसी को भी कोई confusion होगी, so I would like share your LinkedIn might be. Yeah, you can for sure. Okay, so so you guys can reach out to her, or otherwise आप जो मुझे slides भेजेंगी, जो आपने मुझे भेजनी है, so I could forward them in the WhatsApp group, and उसके बाद they can check out the links उसमें. Yes, for sure. ठीक है. Well, Very nice having this session with you guys, and I hope inshallah सबको अपने dreams पूरे मिले. Everybody starts through the same path, so don't worry. मैंने बहुत रगड़ा खाया है, बहुत रो के यहाँ तक आई हूँ, don't worry. अभी बहुत आगे जाना है, अभी this is just the middle, पता नहीं कहाँ बीच में इंशाल्लाह. So लगे रहे, इंशाल्लाह सब हो जाएगा. ठीक है. चले. Okay. Allah Hafiz everybody. Very nice to have you guys. Allah Hafiz.